आज टेलीविजन पर दो तस्वीरें सबसे ज्यादा देखी। पहली कर्नाटक में मतदान की तस्वीरें, तो दूसरी उससे काफी दूर नेपाल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंदिर मंदिर पूजा की तस्वीरें सामने आई। और 2 दिन की नेपाल यात्रा पर गए पीएम मोदी कल जनकपुर में जानकी मंदिर गए, आज वो काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे। लेकिन पीएम मोदी के नेपाल में मंदिरों के दर्शन पर विरोधियों ने सवाल उठा दिए हैं। विरोधियों का यह कहना है कि इस कर्नाटक में मतदान यहां पर किया जा रहा है और आचार संहिता लागू है। ऐसे में पीएम मोदी सोची समझी रणनीति के तहत नेपाल में मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। तो कर्नाटक का किंग कौन, 6 बजे से लगातार कवरेज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब मैं हूं स्वाति रायना। सबसे पहले ये खास रिपोर्ट। चुनाव में जनता जनार्दन होती है, उसका आशीर्वाद यानी वोट मिले तो नैया पार, और जनता का वोट मिले इसके लिए भगवान की पूजा। ये शगल तो अब हर चुनाव से पहले दिखने लगा है। सियासत की बिसात पर जीत मिले इसके लिए सियाराम का आशीर्वाद मिल जाए तो क्या बात। ये 4 तस्वीरें पिछले 2 दिन की हैं। आज कर्नाटक में मतदान हुआ। आज ही काठमांडू में पीएम नरेंद्र मोदी पहले मुक्तिनाथ मंदिर में पूजा करने पहुंचे, उसके बाद वो पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा करने गए। शुक्रवार को उन्होंने अपने नेपाल दौरे की शुरुआत ही जनकपुर में जानकी मंदिर में मत्था टेककर की थी। लेकिन कर्नाटक में वोटिंग के दौरान पीएम मोदी का विदेश में इस तरह मंदिर जाने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि कर्नाटक में आदर्श आचार संहिता लागू है और इस दौरान पीएम मोदी ने वोटरों को प्रभावित करने के लिए नेपाल में मंदिर मंदिर जाने की योजना बनाई। प्रधानमंत्री जी मंदिर वहाँ जा नहीं सकते थे। 10 तारीख शाम को 5 बजे के बाद में आचार संहिता लागू हो गई थी। तो रास्ता चुनाव में नेपाल जाऊँ, जो हिंदू राष्ट्र है, वहाँ मंदिर में पूजा अर्चना करूँ, कर्नाटक के चुनाव को प्रभावित करूँ। ये डेमोक्रेसी में ये परंपरा अच्छी नहीं है। आप लोग गुमराह कर रहे हो धर्म के नाम पर। कर्नाटक चुनावों के दिन पीएम के नेपाल दौरे और मंदिरों के दर्शन भी टीवी चैनलों के माध्यम से लाइव दिखाए गए। इसे चुनावों के दौरान पीएम मोदी की मंदिर डिप्लोमेसी माना जा रहा है। पशुपतिनाथ का मंदिर भगवान शिव के सबसे पवित्र मंदिरों में एक माना जाता है। वहीं कर्नाटक में बड़ी संख्या में लिंगायत समुदाय के लोग हैं जो कि शिव के आराधक हैं। ऐसे में पशुपतिनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी की शिव आराधना कर्नाटक के लिंगायत वोटर्स को खींचने में कारगर साबित हो सकती है। वैसे इस बात में कोई शक नहीं कि फिलहाल चुनावी रणनीति और प्रचार करने में पीएम मोदी का कोई सानी नहीं है। गुजरात चुनावों के दिन भी मोदी ने पोलिंग बूथ के बाहर रोड शो किया था, जिसे सभी न्यूज चैनल्स ने लाइव दिखाया था। जानकारों का कहना है कि इस तरह की तरकीबों का असर उन वोटर्स पर पड़ सकता है जिन्होंने ये मन नहीं बनाया होता कि वो अपना वोट किसे दें। तो क्या नेपाल में जनकपुर से काठमांडू तक मोदी का मंदिर मंदिर जाना बीजेपी को कर्नाटक में सत्ता की चाबी दिलाएगा? क्या एक बार फिर मोदी मैजिक काम करेगा? कर्नाटक का किंग कौन बनेगा? किसे सियाराम का आशीर्वाद मिलेगा? 15 मई को पता चल जाएगा कि जनता और जनार्दन दोनों का आशीर्वाद किसे मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कर्नाटक की जनता ने अपना मत अब पेटियों में बंद कर दिया है, मशीन में कैद हो चुका है और लगभग वोटिंग खत्म हो ही चुकी है। और जैसे ही हमारे पास प्रॉपर परसेंटेज आएगी, आंकड़े आएंगे, हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि इस बार कितना बढ़ चढ़कर कर्नाटक की जनता वोट करने के लिए आई है। और जी बिजनेस पर अब से कुछ देर के बाद हम 40-45 मिनट के बाद आपको एग्जिट पोल दिखाएंगे, सबसे बड़ा एग्जिट पोल, और उससे काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि इतनी मेहनत के बाद कौन सी पार्टी को क्या मिला। क्या एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी कर्नाटक में होगी या फिर बीजेपी यहां पर एक बार फिर से, बहुत साल पहले उन्होंने किया था, थोड़ा समय हो गया, उसके बाद एक बार फिर से किला फतह करने में कामयाब होगी और उसका आने वाले समय में भी दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिल सकता है 2019 के चुनावों में। लेकिन अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि एक तरफ कर्नाटक के चुनाव आज और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का नेपाल दौरा, और कुछ जो तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाई। सबसे पहले हमारे साथ जितने भी खास मेहमान हैं हम आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त पॉलिटिकल एनालिस्ट अंबिकानंद सहाय है, सीनियर जर्नलिस्ट अनिल आनंद, कांग्रेस सपोर्टर प्रोफेसर डॉक्टर जीवीआर शास्त्री, लीडर सीपीएम सुनीत चोपड़ा हमारे साथ हैं, आरएसएस थिंकर अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ हैं, साथ ही जेडीएस से सपोर्टर मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन हमारे साथ इस पूरे डिस्कशन में शामिल है। आप सभी का स्वागत है। जैसे डिस्कशन आगे बढ़ेगा, कुछ और खास मेहमान हमारे साथ इस
महा कवरेज में जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जो हमारे न्यूट्रल पैनल है, क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट की राय भी मैं लूंगी, लेकिन सबसे पहले न्यूट्रल पैनल से राय लेना चाहूंगी। और अंबिकानंद जी आपसे शुरू, और बहुत ही क्रिस्प नटशेल में पहला राउंड रखेंगे। ये जो तस्वीरें हमने अभी दर्शकों को आज दिखाई थी, एक तरफ कर्नाटक चुनाव, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का नेपाल दौरा, इन दोनों तस्वीरों को आप कैसे बयां कर सकते, कैसे डिसाइफर करेंगे? देखिए, न्यूट्रल नजरिया मेरा है और वो मैं बताने का प्रयास करता हूं कि कर्नाटक चुनाव से नेपाल यात्रा जोड़कर देखा जा रहा है और विरोधियों का अटैक हुआ है भारतीय जनता पार्टी पे। मैं नहीं समझता हूं इसमें बहुत दम है, क्योंकि इसके शुद्ध विशुद्ध राजनीतिक कारण हैं। जो लोग ये समझते हैं कि हिंदू एक सॉलिड यूनाइटेड वोटिंग ब्लॉक है, वही ऐसी सोच गलत सोच है। वो ऐसा है नहीं, आज नहीं, हजारों साल से हिंदूज हैव नेवर बीन ए सॉलिड यूनाइटेड ब्लॉक। इस देश के राजनीतिक इतिहास का एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय है और वो है जातिवाद। हिंदूज जातियों में बटे हुए हैं और कर्नाटक चुनाव में भी आपने देखा होगा कि कुरुबा भी इंपॉर्टेंट है, लिंगायत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्ती का एजेंडा क्रिएट किया जा रहा है और ये बहुत प्रभावित कर देगा विपक्ष ने जो सवाल उठाए हैं वो सही है। मैं नहीं मानता हूँ। आप नहीं मानते, ठीक है। अनिल आनंद जी, आप क्या मानते हैं? क्या दम है जो विपक्ष सवाल उठा रही है और जो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है नेपाल का, उससे जोड़ते हुए कर्नाटक इलेक्शन, कुछ आपको रिलेशन नजर आ रहा है इसमें? मैं अपने वरिष्ठ साथी अंबिकानंद सहाय जी से एग्री भी करता हूँ और डिसएग्री भी करता हूँ। एग्री इस कॉन्टेक्स्ट पे करता हूं कि जो उन्होंने हिंदू समाज की बात की कि कोई हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसी या हिंदू कंसोलिडेशन वाली जो बात है कि हिंदू कम्युनल नहीं है, वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इन्होंने कहा कि इसको उस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए, उससे मैं डिसएग्री करता हूं। जब चुनाव की बात आती है तो आज की भारतीय जनता पार्टी, खासकर मोदी जी और अमित शाह, हर चीज को सिंबलिज्म और ऑप्टिक्स से जोड़ के वो देखते हैं। उसी तरह की शेड्यूलिंग की जा सकती है, उसी तरह का प्रोग्राम किया जाता है। अगर आप ये कहें कि काउंटिंग के दिन अचानक वहां उनको ध्यान आया और पशुपतिनाथ चले गए या जनकपुरी चले गए, वो तो ऐसा नहीं होगा। उनको पता होगा कि इलेक्शन किस दिन है, चुनाव काउंटिंग किस दिन है, पोलिंग किस दिन है, पोलिंग का वाले दिन ही वहां पहुंचना जरूरी है। और अब एक बात और देखिए, मतलब आप कह रहे हैं टाइमिंग प्लान की गई, लेकिन वजह क्या हो सकती है? बहुत नटशेल में क्या वजह हो सकती है? ऑब्वियस है वो एक अलग जिस वोटर को एड्रेस करना चाहते हैं वहीं पे कर रहे हैं, जैसे अंबिकानंद जी ने थोड़ा सा वो कहा भी, लिंगायत की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा इसको जोड़ के देख रहा हूं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि नेपाल के मंदिरों में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। अमित शाह जी आज ही वो तिरुपति में हैं, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ठीक है, ये सोचिए। दूसरी बात है, मैं इसकी तार आगे के चुनावों को जोड़ना चाहता हूं। जो उन्होंने रामायण सर्किट की बात की, जो उन्होंने अयोध्या नेपाल। अनिल जी, इस पर हम चर्चा करते हैं। मैं बस यही इनिशियल कमेंट जानना चाहती थी। आप कहते हैं ये महज इत्तेफाक नहीं है। अंबिकानंद जी कह रहे हैं कि हाँ, इसके पीछे ज्यादा रीजन नहीं देखना चाहिए। हमारे साथ बीजेपी से स्पोक्स पर्सन गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। गोपाल जी, मैं बाकियों से भी रीजन लूंगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के नेपाल दौरे की बात हो रही है, ये इत्तेफाक है या फिर टाइमिंग अच्छे से प्लान की गई है? कर्नाटक चुनाव और पीएम मोदी का दौरा और वहां पर मंदिर दर्शन। देखिए, कोई पीएम का दौरा या कोई इतना बड़ा दूसरे देश में जाने का दौरा कोई ऐसा है कि सवेरे सोचा और वो शाम को चले गए, इस तरह का सोचना तो मुझे लगता है कि ये सोच में ही थोड़ी सी कमी है। और प्रधानमंत्री के दौरे, प्रिपरेशन और बातचीत इंटरनेशनल, ये ऐसे आसानी से नहीं होते, बहुत प्री प्लान्ड होते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले ये पूछिए कि अपोजिशन के राहुल गांधी जी आज क्या कर रहे हैं, किसी को पता है? प्रधानमंत्री ने 24 रैलियां करी पिछले 3-4 दिन में और आज सवेरे ही वो नेपाल चले गए। इस तरह से वो देश के लिए काम कर रहे हैं, सवेरे से दिन रात 16-20 घंटे काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री केवल देश के हित में और काम करते हैं, उसमें भी इन्हें इंटेंशन दिख रही है। मुझे तो लगता है ये उल्टी बात हो गई। इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि देखो हम कैसा। ठीक है, ये एक प्लान दौरा प्रधानमंत्री मोदी का नेपाल का रहा है, रोज करते हुए। ठीक है, ये एक प्लान दौरा रहा है और इसको अलग निगाहों से नहीं देखना चाहिए। पर प्रोफेसर शास्त्री, आखिरकार जो विपक्ष है वो क्यों समझ रहा है कि इस दौरे के पीछे कुछ सोची समझी साजिश है या रणनीति है? रणनीति सही शब्द होगा। मैं जरा एक बात के ऊपर, गोपाल जी, आपको एक बात को जरा
साफ कह दो, अपोजिशन लीडर क्या सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं? आपकी देश की जनता आपको 274 सीट से जितवाया और हिंदुस्तान के ऊपर राज करने के लिए हक दिया। आप पूरी तरह विदेश नीति में फेल हो गए। 4.5 साल टाइम होने वाला है। दौरा सही लगा आपको, पीएम मोदी का नेपाल दौरा? अब ये दौरा किस लिए रखा है? 4 साल के अंतराल में 3 बार क्यों जाना पड़ा? अरे गोपाल जी सुन लीजिए, अरे पूरी तो सुन लीजिए, मैंने कहा। अरे गोपाल जी इतनी बात पूरी करने दीजिए, सुन लीजिए। शुरुआत में जरा थोड़ी सी आप इतना टाइम, अभी 15 तारीख टाइम है, पहले राउंड में सुन लेते हैं एक दूसरे को जरा, उसके बाद अब जरा टाइम तो है, डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स होंगे काउंटर करने के लिए, पहले सुन लेते हैं। पहले तो सुन लीजिए मेरा, अपनी पूरा बात तो सुन लीजिए। बोलिए बोलिए। ये पूरा अर्थव्यवस्था चरमावेगी। इनकी फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ है? ये राहुल गांधी कहाँ है? ये पूछ रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ है? उनकी तबीयत खराब है क्या? इन्होंने अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर पाया? अरे गवर्नेंस नहीं कर पा रहे हो आप। 20 स्टेट जीत गए, वो तो बात ही बात है, लेकिन 4.5 साल से इस देश के जो गवर्नेंस है, उस गवर्नेंस को कुछ नहीं कर पाया आप। मतलब 3 बार क्यों गए काठमांडू? कांग्रेस किस तरीके से वार्तालाप से करने के लिए गए थे? ऐसे कौन सी ब्रेक थ्रू थी? एक मिनट, काठमांडू की तरह ऐसा कौन सी ब्रेक थ्रू थी? कौन सी एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी है जो आपको फोर्स कर दिया था? ठीक है, ऐसी कौन सी पॉलिसी थी आपको फोर्स कर दिया था जो काठमांडू की रास्ता बना ली? इसकी जरूरत क्या थी? क्या अयोध्या से जनकपुरी तक बस चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है? क्या आपकी टूरिज्म मिनिस्टर कहाँ है? आपकी कल्चर मिनिस्टर कहाँ है? ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी गोपाल जी से, लेकिन अवस्थी जी अब आपके पास मैं आऊंगी। आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? ये धार्मिक दौरा लगा आपको कि ये कूटनीतिक दौरा है नेपाल के साथ? ऐसा है कि जिन लोगों को लग रहा है कि नेपाल में मंदिर में क्यों गए, उनको मालूम होना चाहिए कि अरब कंट्रीज में भी जब गए पीएम, तो वहां भी पूजा की, उन्होंने वहां मंदिर बनवाया, ये मालूम होना चाहिए। तो ये कोई जनकपुर में अचानक नहीं हुआ, लेकिन जिसको विरोध करना वो तो विरोध करेगा। नंबर 1 बात, गोपाल जी ने सही कहा कि ये कोई विदेशी दौरा जो होता है वो बहुत ही एडवांस में तय होता है। चुनाव की तारीख से उसका कोई संबंध नहीं होता। अरे 4.5 साल में 3 बार कैसे चले गए? किस मुद्दे पे? कौन सी काठमांडू है? काठमांडू तो आपकी स्टेट है। ये बात हुई थी कि पहले सबकी बात सुनी जाएगी और उसके बाद आपसे पूछ के जाएंगे? नहीं गोपाल जी, आपसे नहीं पूछ के जाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरे गोपाल जी आप बहुत बड़ा गलत सोच रहे हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने जो करा आपको समझ आ रहा है, आपने जो काम करा आपको पूरी समझ आ रहा है। प्लीज पहले ही इसको खत्म नहीं करते हैं, पहले सबकी बात सुनते हैं, उसके बाद काउंटर। आप सवाल जो भी करना चाहते हैं कीजिएगा। अवस्थी जी बात पूरी कीजिए। तो बड़ी साधारण सी बात यह है कि 3 बार जाने पे दुख हो रहा है या कष्ट हो रहा है जिनको, या जो विरोध कर रहे हैं, और मैं बड़ी साफ सी बात कहूँ कि विदेश नीति फेल हुई है, ये सिर्फ भारतवर्ष के विदेश विपक्षी नेता कह रहे हैं। पूरे विश्व भर के तमाम नेताओं में भारत की गणना कहाँ होनी शुरू हुई है उसको भी ध्यान रखें। 3 महाशक्तियों में एक भारत है इस समय। विश्व की किसी भी घटनाक्रम में भारत की अनुपस्थिति के बिना कोई घटनाक्रम घट नहीं रहा इस समय। उसके बावजूद कहें कि विदेश नीति सफल है। उस समय की बात करें जिस समय को भारत को कोई गिनता नहीं था। आई एम वेरी सॉरी टू से, हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। अपना आपसी राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जहां देश का मान बढ़ा है विश्व के मानचित्र पर, वहां उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, मानना चाहिए। और जहां तक इसकी धार्मिक यात्रा का सवाल है, मैंने आपको बताया कि इसमें धार्मिक यात्रा का सवाल नहीं है। और जैसा कि पांडे जी ने या जो दूसरे एक पत्रकार बैठे थे उन्होंने कहा, अयोध्या सर्किट की बात बहुत पहले 2014 के इलेक्शन के समय भी हुई थी कि अयोध्या ये राम सर्किट बनेगा। कोई नई बात नहीं है। जनकपुर से अयोध्या तक की बस पूरे राम सर्किट को जोड़ा जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? ओके, मतलब एजेंडा साफ है, इसमें कुछ भी जो विपक्ष पहले से कहा हुआ है, कोई आज नहीं है। जो भी यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वैसा कुछ नहीं है। मैं जल्दी से एक और गेस्ट के पास जाऊंगी, मार्केट एक्सपर्ट सुशील केडिया जी भी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले मैं सुनीत चोपड़ा जी के पास जाऊंगी और मुफ्ती जी आपके पास भी मैं आ रही हूँ। सुनीत जी आप बताइए, हम यही जानना चाह रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव मतलब अब तो खत्म हो ही गए हैं, अब पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन यहाँ पर विपक्ष बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी जो है वो नेपाल क्यों पहुंच गए इस टाइम पर, उसके पीछे कुछ और रणनीति है? नहीं, सवाल ये है कि नेपाल से कर्नाटक का कोई इमीडिएट ताल्लुक नहीं है। अगर हम कर्नाटक के चुनाव को देखें तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कर्नाटक की स्थिति ये थी कि 135 सीट वो हैं जहां पर 10,000 से 1 लाख की मार्जिन से
जीत हुई है। 40 सीट हैं 10,000 और 20,000 के बीच में, 49 सीट हैं जो कि 5,000 से कम हैं। इससे पता चलता है कि जो 3 मुख्य पार्टियां लड़ रही हैं, कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस, तीनों के अपने गढ़ हैं। ओके। और वो अपने गढ़ों पे पहले ध्यान देती हैं। और दूसरी चीज है, कांग्रेस को ये फायदा है जहां पर हम कास्ट्स को देखते हैं। ओके। कि कुर्बाज जो हैं। सुनील जी, आप अभी एनालिसिस कर रहे हैं, मैं समझ पा रही हूँ, जो वहां पर डिफरेंट सेक्ट्स है, आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं। ये मंदिर का कुछ नहीं है। ओके। मैं उसका तो एक ही सिंपल बात कहूंगा कि डेस्परेट लीडरशिप विल गो टू गॉड। ओके ओके ओके, ठीक है। सुनील जी, मैं आपके पास फिर से वापस आती हूँ। मैं इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स ले रही थी, फिर से वापस आऊंगी। मुफ्ती साहब, आप बताइए, मतलब आपकी पार्टी भी दावा कर रही है कि हाँ, हम वहां पर सरकार बनाएंगे, लेकिन ये तो सही बात है कि मंदिर के दर्शन किए बगैर और मठ जाए बगैर इस बार तो कर्नाटक चुनाव हमें अधूरा ही नजर आता है। यही आपको भी नजर आता है? देखिए, कोई मठ जाए, कोई मंदिर जाए, कोई मस्जिद जाए, कोई दरगाह जाए, आज की जनता जागरूक है। कर्नाटक में 21 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक 65 लाख नौजवान वोटर्स हैं। उनको चाहिए रोजगार, उनका अच्छा फ्यूचर हो। अब मोदी जी नेपाल मंदिर जा रहे हैं, मगर उसमें एक चीज और जोड़ करके देखने की जरूरत है कि नेपाल से हमारे संबंध अच्छे नहीं है। अगर वो मंदिर जा करके नेपाल से संबंध अच्छा बनाते हैं तो देश के लिए ठीक है। अब उन पर आरोप लगाना कि वो मंदिर क्यों गए, राहुल गांधी पे आरोप लगाना कि मस्जिद क्यों गए, उन पर आरोप लगाना ये सही नहीं। जनता मुद्दों पर इलेक्शन है, ये स्टेट का इलेक्शन है। स्टेट के इलेक्शन में सबसे बड़ा 3 मुद्दा है। देखिए, 3 मुद्दा है। एक मुद्दा फार्मर्स का है, एक मुद्दा नौजवानों का है, रोजगार का है, ठीक है, एक मुद्दा वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर का है। बिल्कुल। दोनों सरकारें युवाओं को रोजगार देने में फेल हो चुकी हैं। 3 मुद्दे आप अपनी पार्टी को भी गिन रहे हैं ना मुफ्ती साहब? आप कह रहे दोनों सरकारें, दोनों अपनी पार्टी को भी गिन रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है कांग्रेस और बीजेपी। ठीक है, नहीं, कांग्रेस जेडीएस को भी गिन रहे हैं ना इसमें में कांग्रेस 4 साल। हाँ, ठीक है। नहीं, जेडीएस के 20 महीना अच्छा था। सबसे जेडीएस का 20 महीना इतना शानदार था, तो आपकी वही 20 महीना देख करके मुफ्ती साहब, जेडीएस तो दावा कर रही है ना कि हम इस बार जीत हासिल करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट सीपी सिंह भी जुड़ गए हैं। मैं अपने और 2 गेस्ट के पास जाऊं, जरा यहाँ पर क्या दावे किए जा रहे हैं, यहाँ पर चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी, जरा दर्शकों को दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। 3 बड़ी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है, और मैं मुफ्ती साहब क्यों कह रही थी जरा ये भी सुन लीजिए। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस, उसके 3 बड़े नेता क्या दावे कर रहे हैं, जरा ये देखिए। अगर बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस रोक सकती है, और तीसरा प्लेयर जो है जेडीएस हो या मिलके वो उनके मुकाबला कर रहे हैं, या स्टेट लेवल हो या दिल्ली लेवल हो सकता है चंद एरिया में जहां पर उनका बहुत ही होल्ड है, उस जगह थोड़े सीट्स आएंगे, उसमें तो हम नकारने की बात नहीं है, लेकिन बहुमत कांग्रेस को ही मिलेगा। इसीलिए उनसे दोस्ती करना, इनसे दोस्ती करना, बात करना अब जरूरी नहीं। And atmosphere for Bharatiya Janata Party is very good, and we are going to cross 150 seats. We expect this time possibility to form the government. That is our expectation. मल्लिकार्जुन खड़गे, येदियुरप्पा और देवेगौड़ा जी, तीनों बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब जनता की राय तो कैद हो चुकी है और जल्दी पता भी चल जाएगा। 15 मई को सबसे तेज नतीजे जी बिजनेस पर जरूर देखिएगा। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट सुशील केडिया भी है। सुशील जी, आप मार्केट तो फॉलो करते ही हैं, लेकिन राजनीति को भी बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। अब चुनाव तो हो चुके हैं, अब सिर्फ नतीजों का इंतजार है और कुछ देर के बाद एग्जिट पोल के जरिए हमें एक तस्वीर भी साफ होती हुई नजर आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मंदिरों और मठों का दौरा इस बार पार्टियों ने किया, मायने तो निकाले ही जाएंगे ना इसके? देखिए, मायने
जिनको निकालने हैं वो अपने अपने मंतव्य के हिसाब से निकालेंगे। निष्पक्ष बात तो क्या तो आप या हम कर सकते हैं। एक इलेक्शन एक कॉम्पिटिटिव प्रोसेस है और जीतने के लिए हर एक आदमी को हर तरीके का एथिकल काम करना चाहिए। अगर वोटर्स की सेंसिटिविटी रिलीजियस है या वोटर्स की सेंसिटिविटी रिलीजियसली हर्टेड है और आपके मन में अगर किसी प्रकार की गिल्टी कॉन्शियसनेस, एक अपराध बोध है आपके मन में, जिस अपराध बोध के कारण आप भयातुर आज हो रहे हैं, इशारा किस तरफ है सुशील जी? कि देश का प्रधानमंत्री नेपाल जाकर मंदिर क्यों गया? देश का प्रधानमंत्री ये किसी विदेशी दौरे पर अगर जाता है और उस विदेशी राष्ट्र में अगर हिंदू धर्म ही वहां का एक धर्म है, वहां सेक्युलरिज्म नाम की कोई एक लुंज पुंज व्यवस्था नहीं है, तो क्या अगर प्रधानमंत्री एक व्यक्ति के तौर पर खुद जो एक हिंदू है अगर वो वहां जाता है तो आप उसको निष्पक्ष भाव से नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते? क्या आपके मन में किसी प्रकार का अपराध बोध है कि आपने कर्नाटक के बहुल्य वोटर्स को आपने सताया है, प्रताड़ित किया है या उनको भयातुर रखा है? क्या आपके मन में ये भय है कि आप हार जाने वाले हो तो आप पहले से बहाने बना रहे हो? मेरे दिमाग में ये सवाल आते हैं इस तरह की बातों को सुनकर। मतलब ये कनेक्शन जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो कर रहे हैं वो फिजूल की बात कर रहे हैं। सीपी सिंह साहब, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपने कई चुनाव भी देखे हैं, समझे हैं, उसको अच्छे से एनालाइज भी किया है। अब जातीय गणना साधने की कोशिश तो हर पार्टी कर रही है और लिंगायत ही हमें पता है कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक वोटिंग फैक्टर है कर्नाटक में। अब एक्चुअली ये कई जो लोग हैं वो ये इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी जो विपक्ष है खासतौर पर कांग्रेस वो ये कह रही है कि क्या जरूरत पड़ गई थी यहाँ पर नेपाल में प्रधानमंत्री मोदी को मंदिर जाने की। तो एक कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की जा रही है, कितना सही है? देखिए, नेपाल एक हिंदू बहुल राज्य है, वो हाल तक हिंदू राष्ट्र कहा जाता था और वहाँ से हमारे पुराने संपर्क हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं और हजारों साल के संपर्क हैं। तो उसको साधने के लिए, उसको कूटनीतिक उपलब्धि में बदलने के लिए और एक हिंदू होने के नाते भी अगर प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो वो हमारे लिए स्थानीय चुनाव में उसके मुद्दा बनाने का मुझे कोई कर्नाटक चुनाव के दिन ही क्यों या उसके एक दिन पहले क्यों? टाइमिंग पर असल में सवाल उठाया जाए। ये तो दोनों देशों की अपनी सुविधा के हिसाब से तय हुआ होगा ना, कि दोनों देश के प्रधानमंत्री, वहाँ के नेता, वहाँ के लोग, वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है या जो विदेश मंत्रालय है, दोनों के उन्होंने कब क्या उचित समझा और इसको किया। दूसरी बात यह है, इसको बहुत समझने की जरूरत है। इस पर हम लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, मतलब सब स्तर पे हम लोग झूठ बोलते हैं। सेकुलर जो शब्द है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति सेकुलर है। व्यक्ति सेकुलर नहीं होता। कोई हिंदू होता है, कोई मुसलमान होता है, कोई सिख होता है, कोई ईसाई होता है, कोई एथीस्ट होता है, वो किसी को नहीं मानता है। स्टेट को एज ए सिस्टम सेकुलर होना पड़ता है। प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो हिंदू होने के नाते कहीं वो जा सकता है, लेकिन अपने फैसलों में क्या वो सबों को एक ही आंख से देखता है, यह महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने सेकुलरिज्म को चूचू का मुरब्बा बना करके रख दिया है और यही वजह है कि आज की राजनीति में हम बड़े आराम से हिंदू तोड़ो मुसलमान जोड़ो या फिर मुसलमान जोड़ो हिंदू तोड़ो, कुछ इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तो घटिया बात है वो ये है कि चुनाव के पहले आप सनातन के या हिंदुओं के एक बहुत बड़े समूह को कह रहे हैं कि हम आपको एक अलग धर्म या अलग मजहब के रूप में मान्यता दे देंगे। ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि आप लोगों को इस तरीके से बांट रहे हैं जो आज तक उस रूप में नहीं हुआ। ठीक है, यानी एक को आप जोड़ रहे हैं और दूसरे को आप तोड़ रहे हैं। इसका जवाब आप देंगे और ये कौन कर रहे हैं तो आपको भली भांति पता है। स्वाति जी। जी गोपाल जी, आपके पास मैं आ रही हूं क्योंकि हमारे स्पीकर ने एक मुद्दा उठाया था जिसका जवाब कांग्रेस सपोर्टर को देना पड़ेगा। अब बताइए, अब मेरे ख्याल से इस पूरे पैनल में अब आप अकेले थकेले पड़ गए क्योंकि सबने बोला है कि इसमें हम कनेक्शन जोड़ नहीं सकते हैं। कनेक्शन कनेक्शन किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरे अपने आप को समझ नहीं पाए। कनेक्शन जिसने अपनी विचार से ये बात किया है वो अपना फायदा तो उठा लिया है। अरे जिसने सोचा, जिसने करा, वो अपने आप करा, उसके ऊपर हम टिप्पणी कर रहे हैं। हमारा क्या मतलब है इसका? अरे जिसने जो सोचा, सोची समझी साजिश की तरह करके दे दिया और कर दिया और देश को दिखा दिया।
और हम देख रहे हैं, और आप कह रहे हैं कांग्रेस जवाब का दर्जा देने ये क्या बात हो गई? अरे सबकी इस तरीके से बातचीत थोड़ी है। अपनी सोच में, अपनी सोच के अंदर जाके देखना चाहिए। ये हम क्या कह रहे हैं, आपकी सोच के ऊपर से नहीं कह रहे हैं। नहीं, आप सोच ऐसी सोच है जिस हिसाब से आप सोच रहे हो उस हिसाब से हम नहीं सोच रहे हैं। और सोचने की जरूरत नहीं, क्यों जरूरत क्यों पड़ गई अलग धर्म का दर्जा देने की? इसके पीछे पार्टी की सोच क्या थी? अरे वो दर्जा दे दिया, ये क्या बात होगी? कोई दर्जा थोड़ी दे दिया। नहीं तो चुनाव से पहले क्या जरूरत पड़ गई इसकी? अरे ये चुनाव की बात थोड़ी है, ये कब से चला आ रहा है, ये कब से चला आ रहा है। चुनाव की बात हर किसी को पता है, हर किसी को पता है जातीय समीकरण कितना जरूरी है कर्नाटक में, हर किसी को पता है। नहीं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्वाति नहीं, अगर ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अलग दर्जा नहीं देना चाह रहे थे तो क्या बेवकूफ बना रहे थे क्या? क्या जी, क्या कह रहे? गोपाल जी क्या बात कर रहे थे, पूछना चाह रहे हैं। लिंगायत को आप बेवकूफ बना रहे थे क्या? कि लिंगायत को कौन बेवकूफ बनाया? पूरा देश को बेवकूफ आपने बना दिया। पूरा देश को एक मिनट, 2 MP सीट से अयोध्या मंदिर बनाएंगे, 2 MP सीट से 274 सीट मिल गए आपको। आज तक अयोध्या मंदिर नहीं बना पाया, पूरा देश को गुमराह कर दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? 2 सीट से 274, कहाँ है राम मंदिर? कहाँ है राम मंदिर? कपिल सिब्बल से पूछो। कपिल सिब्बल बताएंगे, जो कोर्ट में जाके कहते हैं कि सुनवाई भी नहीं हो। आज सुनवाई पूरी हो जाती, राम मंदिर बन जाता। तो धर्म के साथ गोपाल जी, गोपाल जी, उसके ऊपर खड़े हो गए तो कहेंगे आप क्या सवाल पूछ रहे हो? आपके सवाल पूछने की हक है। इस सवाल पूछ रहे हो, उस सवाल का कोई कीमत है? जिस सवाल आपने पूछा उसका कोई सवाल का कोई कीमत है? आपके पास कोई कीमत ही नहीं है। क्या बात करते हो? अरे गोपाल जी सोचो, क्या सवाल पूछ रहे हो? उस सवाल का क्या मतलब है? तो आपके सवाल का जवाब छोड़ दिया स्वाति। आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं ये शास्त्री जी कि देश में कानून के हिसाब से ना चला जाए, जो अपनी धर्म के हिसाब से इच्छा से चला जाए? नहीं, क्या कह रहे हैं? दोबारा बताइए, क्या कुछ बोल रहे हैं? एक मिनट सर, हम ऐसे बेवजह बहस में नहीं जाएंगे, आराम से बात करते हैं जिससे हर किसी की बात समझ में, हर किसी की बात समझ में आनी चाहिए शास्त्री जी। और हम ऐसे नहीं बात करेंगे, आराम से हर कोई अपने पॉइंट रखे। गोपाल जी बात पूरी कीजिए। अवस्थी जी आपके पास में आ रही हूँ। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुनील जी आपके पास में आ रही हूँ। गोपाल जी बात कह रहा हूँ शास्त्री। हाँ, बस एक छोटी सी चीज कहना चाह रहा हूँ। सुनील जी आपके पास में आती हूँ, आपकी बात आपके पास में आ रही हूँ। गोपाल जी अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहे थे, मुझे बस 10 सेकंड दीजिए, आपके पास में आ रही हूँ। हाँ, उनको करने दीजिए। हाँ, शास्त्री जी कह रहे हैं कि राम मंदिर बना दीजिए, तो क्या बिना कानून के प्रक्रिया के बना दिया जाए वहाँ तो? अरे आप ये हम लोगों ने कौन सी प्रक्रिया नहीं करी? हम लोगों ने कौन सी प्रक्रिया नहीं करी कर्नाटका में? अरे कर्नाटका की सरकार ने कौन सी प्रक्रिया को बाहर करके सीधा कर दिया था? ऐसा कोई इलीगल काम कर दिया क्या? ऐसा कोई इलीगल काम था? अरे किस तरीके से आप किस तरीके से ये बात को कह रहे हो? देखिए, आप जवाब मैं दूंगा। गोपाल जी एक सेकंड, गोपाल जी एक सेकंड, पहले आप गोपाल जी एक सेकंड। आपकी लिंगायत को 2013 में कांग्रेस की सरकार ने सेंटर के पास प्रस्ताव आया था, यह मना किया था उस समय में, और आज के समय में क्या फर्क आया है? कोई भी फर्क नहीं। हमारे विचार है, हमारे विचार है, हमारा विचार है, विचार बदल सकते हैं। 100% चलाएंगे, अरे 100% चलाएंगे। विचार बदल सकते क्या? कितने विचार आपने बदल दी? कितने विचार बदल दी? पूरा देश के विचार बदल दी, पूरा देश का विचार बदल दी। क्या बात कर रहे हो? कौन सी बड़ी बात हो गई? आपने पूरा देश का विचार बदल दी। आप कह रहे हो कोई ऐसी बात के ऊपर विचार न बदल दे, पूरी हर बात के विचार बदल दिया। हर बार बीच में बोलने के तो मैं नॉन स्टॉप बोलूंगा, एक शब्द समझ में नहीं आएगा। शास्त्री जी ये परेशानी है। कर्नाटक के चुनाव के हिसाब से आपका मन बदला, ठीक है? कर्नाटक के चुनाव से आपका मन बदला। आप कहिए ना कि हम अवसरवादी हैं, हम चुनाव के हिसाब से फैसला लेते हैं। हमें मालूम था कि लिंगायत को कोई धर्म का दर्जा नहीं मिलने वाला, लेकिन उनको एक उनके सामने लॉलीपॉप पकड़ाना। नंबर 1 बात पीएफआई, नंबर 2 बात पीएफआई से समझौता किसने किया कर्नाटक के इलेक्शन में। नंबर 3, क्या वहां की मुस्लिम इस्लाम मतावलंबियों के मठों ने कांग्रेस को वोट देने के लिए, एन ब्लॉक वोट देने के लिए वहां पर फतवा जारी किया कि नहीं किया? बताइए, आज प्रूफ है इसका? नहीं, अब मैं सुनील चोपड़ा जी के पास जाऊंगी। सुनील चोपड़ा जी बहुत टाइम से कुछ कह, सुनील जी बात पूरी कीजिए अपनी। हाँ, मेरा ये कहना है कि ये इश्यूज
इस तरह से सुशील जी आपके पास मैं आ रही हूँ। सुशील जी मुझे 20 सेकंड दे दीजिए। असलियत ये है कि 61% वोट लास्ट रजिस्टर था, ज्यादा से ज्यादा 70 तक जाएगा। और उसमें हम देखते हैं कि तीनों बड़ी पार्टियों के अपने अपने किले हैं, जो मैं पहले कह चुका हूं, मैं दोहराऊंगा नहीं। अब इन किलों में किसको फायदा है? फायदा है कांग्रेस को, क्योंकि कुरुबा एरियाज में हाई वोटिंग हुई। इसके अलावा खड़गे साहब की बेस है दलितों में, और जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया है अभी, वो दलितों को नाराज कर चुका है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मुस्लिम वोट 66 सीट है, वो भी कांग्रेस को जाएगी। तो आपका जातीय समीकरण क्या कहता है? क्योंकि आप प्रॉपर नोट्स और स्टडी मेरा जातीय समीकरण कहता है कौन सी पार्टी की तरफ? कांग्रेस 100 से 120 तक कम से कम होगी। ओके, मतलब कांग्रेस सरकार बनाने वाली एक बार फिर से कर्नाटक में। सुशील केडिया साहब, लिंगायत का जो सवाल है, लिंगायत की 120 सीट्स हैं। और ये जो लिंगायत की डिमांड थी, किनके साथ? बीजेपी के साथ कि कांग्रेस के साथ? तो 120 में से तो लिंगायती ले गए, लिंगायत नहीं 50-50 हो जाए। ओके सुशील केडिया जी हाँ। और आप वोटिंग परसेंटेज देख लो लिंगायत कंस्टिट्यूएंसीज की, मेरे पास पड़ी है। ओके, बात पूरी कीजिए सुशील जी, बात पूरी कीजिए। देखिए, जो उत्तेजक शब्दों में इन्होंने कुछ अयोध्या के बारे में कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को बेवकूफ बना रही है, तो आपके उत्तेजक वाणी से आपकी बात की उत्तेजकता नहीं बढ़ती है। बात यहां पर है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी को बेवकूफ नहीं बनाया है। आप सिर्फ अपनी आवाज ऊंची करके हमें बेवकूफ बना रहे हो। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये कहा था कि हम संविधान से ऊपर होकर या न्यायपालिका से ऊपर होकर आपको मंदिर बना के देंगे? अगर ऐसा उन्होंने कहा होता तो वो लोगों को बेवकूफ बनाते। भारतीय जनता पार्टी देश के नियम का, कानून का, संविधान का। आप तो अभी ऐसी भाषण दोगे, ऐसी प्रवचन देश को सुनने की टाइम आ गया है। ये ऐसी प्रवचन देश को सुनने के लिए टाइम आ गया। यही प्रवचन सुनना था, यही प्रवचन सुनने थे हम लोगों को। ये पूरा हिंदुस्तान यही सुनने के लिए तड़प रही है। जो आप क्या प्रवचन दे रहे हो ना, ये प्रवचन आप दे रहे हो, वो प्रवचन सुनने के लिए तड़प रही है। बात पूरी कर ले अपनी, वो शास्त्री जी बात पूरी कर ले अपनी, वो दूसरों को भी बोलने दो और दूसरे की भी सुनो। आपके चिल्लाने से ओके सुशील जी आपके पास मैं आती हूँ। एक इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ दर्शकों को ले जा रहे हैं। The polling for Karnataka election was conducted today in 222 assembly constituencies out of total 224 assembly constituencies. Today morning from 7 a.m. to 6 p.m. was the time. Except few polling stations where people are still standing in the queue and voting, polling has been completed in almost all polling stations. In two assembly constituencies, 173 Jayanagar and 154 Rajeshwar Nagar, poll was not conducted today. In 173 Jayanagar assembly constituency, the poll was postponed due to the death of the contesting candidate of a national party, whereas in 154 Rajeshwar Nagar, it was postponed by an order of the commission due to an extraordinary situation. The polling date fixed for 154 Rajeshwari Nagar is 28th May 2018, and date of counting of results is kept on 31st May 2018. Date of adjourned poll for 173 Jayanagar will be announced soon by the Commission. Before I give you the key information about the poll today and other related information, I would like to first of all express gratitude towards the voters of Karnataka. चलिए, तो इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप देख रहे थे और आंकड़े हमारे सामने क्लियर हो जाएंगे कि आखिरकार कितने परसेंटेज वोटिंग इस बार हुई है। लेकिन हमारे पास महा एग्जिट पोल के कुछ आंकड़े भी सामने आ गए हैं। 224 में से 222 विधानसभा सीटों के लिए इस बार वोटिंग हुई। और आज तक एक्सिस का जो एग्जिट पोल है वो क्या कहता है? बीजेपी प्लस 106 से 118 सीटें मिलने का अनुमान, कांग्रेस प्लस 79 से 92 सीटें मिलने का अनुमान,
जेडीएस 22 से 30 सीटें मिलने का अनुमान और अदर्स मतलब अन्य को कुछ भी नहीं। मतलब आज तक एक्सिस में फिलहाल बीजेपी प्लस को अच्छा खासा जो सीटें हैं वो मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। ये देखिए एक बार और डिटेल में हर एक पार्टी का मतलब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस नंबर 2, जेडीएस प्लस 22 से 30 सीटें मिलने का अनुमान। तो ये आज तक एक्सिस का जो एग्जिट पोल है उस पर सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, क्या आपका रिएक्शन इस पर क्या रहेगा? वैसे धीरे धीरे हमें और भी मिलता जाएगा, आंकड़े दिखाते जाएंगे, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन आपका। देखिए, सबसे पहली बात कि हम 130 के जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि 130 के सीटें हमें यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरह से हमने ग्राउंड लेवल पे काम किया, लोगों से कनेक्ट किया है, वो महत्वपूर्ण है। कोई भी हंग असेंबली नहीं चाहता और लोग चाहते हैं कि जो सरकार बनाएगा उसी को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, 130 से तो काफी कम है आज तक एक्सिस का। मैं क्विक रिएक्शन ले रही हूँ जल्दी से, ठीक है? आप खुश हैं इस नंबर से? वैसे ये तो एग्जिट पोल है क्योंकि 130 से तो कम ही है, लेकिन शास्त्री जी बताइए, कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी दिखाई दे रही है अभी। नहीं, मैं इस बात के ऊपर बिल्कुल सहमत तो नहीं करता हूं, क्योंकि OR का एक ऐसा फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है 10% का मतलब 50 लाख की आबादी, जो 5 करोड़ की चुनाव मतदान। तो फिर इस तरीके से नंबर कितना लिया, किस तरीके से बेस बनाया, 224 जो 200 मतलब आप इत्तेफाक नहीं रखते ना? कुल मिलाकर मैं ये जानना चाहती हूँ। चलो बीजेपी बहुत खुश हो जाएगी 2 दिन के लिए, इनके लिए सही है। ये 2 दिन खुशी होने के लिए बहुत अच्छी बात है। ये 2 दिन तो कम से कम इस फिगर्स के साथ तो खुशी। देखिए 15 मई को फाइनल पता चल जाएगा, लेकिन क्या एक कुल मिलाकर तस्वीर साफ निकल कर आती है, इसका कुछ बहुत अनुमान तो हमें सामने आ ही गया है। मैं जेडीएस से पूछना चाहूंगी, मुफ्ती साहब बताइए, तीसरे नंबर की पार्टी आज तक एक्सिस एग्जिट पोल में तो ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल अलग है, एग्जैक्ट पोल अलग है। मैं आपके पोल का जो है उसको मैं नकारता हूँ और मैं कहता हूँ कि जेडीएस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। ये हमारा पोल नहीं है, ये पोल्स ऑफ पोल है, महा एग्जिट पोल है। ये हम आंकड़े बता रहे हैं अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने किए हैं। तो ठीक है, महा एग्जिट हो, नहीं मैं नहीं कहता 1 घंटे के अंदर आप पूरे कर्नाटका की तस्वीर नहीं बता सकते। मैं कह रहा हूं कि जेडीएस को 120 सीट मिलेगी। अब भाजपा हंगामा करे, कांग्रेस करे, ये उनकी बात है। इसलिए कि सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का मोदी जी ने उठाया, येदियुरप्पा पे सबसे बड़ा आरोप, सोमशेखर रेड्डी के साथ उन्होंने मंच साझा किया, और फार्मर्स की मैं रिपब्लिक टीवी जन की बात का एग्जिट पोल भी बता दूं। बीजेपी 95 से 114, कांग्रेस 73 से 82, जेडीएस प्लस 32 से 43 और अन्य 2 से 3। अंबिकानंद जी बताइए, एग्जिट पोल के अब तक के आंकड़े आपको 15 तारीख का स्वाति जी एक बात और है, तारीख को मालूम हो जाएगा। ओके, नहीं बिल्कुल फाइनल तो 15 को ही मालूम चलेगा। फाइनल तो 15 को हम भी यही मान रहे हैं, लेकिन अभी जो आंकड़े ये जो कह रहे हैं ठीक नहीं, ये जो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल लास्ट का 1 घंटे का, ऐसा नहीं है। ये पूरे दिन में जो वोट दे के आते हैं उनका सब एक्यूमुलेट करके दिखाया अभी गया है। ठीक है नहीं गोपाल जी, प्रोसेस ऐसा है ना, सबका अपने आप खुश हो जाइए ना। और यही पार्टी ने, यही पार्टी लोग है ना, आम आदमी पार्टी तीनों पार्टियों से जान लिया, बीजेपी कांग्रेस जेडीएस तीनों पार्टियों से जान लिया। थोड़ा सा मुझे पॉलिटिकल एनालिसिस के पास भी जाने दीजिए। अंबिकानंद जी, अनुज जी के पास आते हैं। अवस्थी जी, मुझे एक वाक्य बोलूंगा बस मैं ये कहूंगा कि आज एग्जिट पोल पर सहमत हो या असहमत हो, मैं भी नहीं सकता, लेकिन एक बात है, रिजल्ट के बाद ईवीएम पर तो कोई सवाल नहीं उठाएगा ना। वो तो कांग्रेस पहले उठाना, कांग्रेस पहले उठाना नहीं, वो अगर जीतती है तो शायद नहीं उठाएगी, वो बाकी फिर अलग बात है। ओके, नहीं शास्त्री जी, मैं अंबिकानंद जी, अनुज जी, मैं आपके पास फिर आ रही हूँ। अंबिकानंद जी, अभी जो फिलहाल ट्रेंड एग्जिट पोल के, मैं उस पर बात फिर से आऊंगी, बार-बार बीच में प्लीज। बीजेपी बांट रही थी वोटरों को। ओके मुफ्ती साहब, ओके मुफ्ती साहब, ठीक है ना, आप नहीं इत्तेफाक रखते हैं इससे, आप 15 तक इंतजार करना चाहते हैं, ठीक है कीजिए। अंबिकानंद जी, मैं इस सिलसिले में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक विश्वसनीयता का सवाल है, ओपिनियन पोल से कहीं ज्यादा एग्जिट पोल विश्वसनीय होता है भारत के परिवेश में। वैसे ये भी बात सही है कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल चाहे लंदन हो या अमेरिका हो या जर्मनी हो या भारत हो, कई बार पिट चुका है। ओके सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि टाइम्स नाउ वीएमआर का भी एग्जिट पोल हमारे पास आ गया है और इस एग्जिट पोल में बीजेपी
82 से 93 सीटें, कांग्रेस 90 से 103 सीटें, जेडीएस प्लस 31 से 39 सीटें और अन्य 2 से 4 सीटें। अब शास्त्री जी आप तो इस पर खुश हो गए? नहीं, हम किसी बात के लिए नहीं, हम नकार रहे हैं। मतलब मैं तो टाइम्स नाउ का भी नकारता हूँ, मैं सारे को नकार रहा हूँ, सबका नकार रहा हूँ, क्योंकि ये बीजेपी पार्टी का ये मानना है 35 सीट आएगी दिल्ली के अंदर, इनको 3 सीट मिले थे, इनको पता ही नहीं लगा, इनको 3 सीट मिले थे, पता भी नहीं लगा। वोट के हिसाब से जहां पर आपकी पार्टी को अच्छे नंबर मिल रहे हैं, आपको हमने नहीं कहा, हमने नकार दिया, मैंने तो ये बात को नकार दिया है। ठीक है अनिल जी आपके पास में थोड़ा क्विक मैं सबसे यहाँ क्या नकार दिया साइंस को? अनिल जी नहीं, हमने कहा ये जो एग्जिट पोल जो टाइम्स वाला दिखा रहा है कांग्रेस को जीता है, ऐसा नहीं है, हमें तो जीतना है, ये 2 दिन आप खुश हो जाइए। ठीक है, 3-4 वो एग्जिट पोल सेल्फ क्लेम विनर आप हैं। ठीक है, अब अनिल जी देखिए, जाती तौर पे मुझे एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स पे ज़्यादा विश्वास है नहीं। जैसे अंबिकानंद जी ने सही कहा कि हर जगह पिटे हैं, यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एग्जिट पोल पिट गए, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि भारत की कम्प्लेक्सिटी में ऐसे पोल्स करना और सही उतरना बड़ा मुश्किल है, खासकर कर्नाटक जैसे राज्य में जिसमें कास्ट कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। पूरी कैंपेन में 1 महीना हमने देखा, कोई समझ नहीं पा रहा है। आज तक तो जो चैनल अभी ओपिनियन पोल्स दिखा रहे हैं या एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, इन्हीं के एंकर्स कह रहे थे कुछ कहना बहुत मुश्किल है। आज आप एक तरह का वर्डिक्ट दे रहे हैं, चाहे ओपिनियन पोल एग्जिट पोल के माध्यम से दे रहे हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेट है। और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल, मैं विश्वास बिल्कुल नहीं करता हूं, क्योंकि कुछ चैनल एक तरह का स्लांट लेके चल रहे थे और वही एक अलग तरीके का ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ाता नजर आ रहा है। ओके सर, सीपी सिंह किसी भी तरह से आप इस तरह के जो एग्जिट पोल होते हैं या ओपिनियन पोल होते हैं उनको पूरी तरीके से नहीं नकार सकते। जिस तरह के मेथड को इसमें फॉलो किया जाता है, जो क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं, आमतौर पे दवाइयों का इस्तेमाल जो हम करते हैं ना, दवाइयों का जो फील्ड ट्रायल होता है और हम खाते हैं, उसमें भी इस तरह की चीजें करते हैं जिसमें 100% कोई एक्यूरेसी नहीं होती। 50% 60% बढ़ते ही लोग उसको स्वीकार करने लगते हैं। सर बीच में जरा इंटरप्ट करूंगी आपको, क्योंकि इंडिया टीवी और वीएमआर का भी एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे सामने हैं और कांग्रेस 97, जेडीएस प्लस 35 और साथ ही अदर्स 3 और बीजेपी मैंने मिस कर दिया था 87। तो इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ थोड़ा एक तरीके का ही यहाँ पर थोड़ा एक तरीके, हाँ वीएमआर के साथ है, एब्सोल्युटली सही बोला आपने, दोनों एक तरीके के कुछ ट्रेंड दिखा रहे हैं। सुशील केडिया जी, एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़ों के अंदर जो कुछ पॉइंट्स यहाँ उठे हैं, कुछ एग्जिट पोल एजेंसीज का ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा स्ट्रांग रहा है और मेरे को ऐसा लगता है कि एक्सिस के एग्जिट पोल्स बाकी लोगों से ज्यादा सटीक आते हैं, तो मैं थोड़ा उस एग्जिट पोल के आंकड़े को ज्यादा तवज्जो दूंगा। और ये भी बात एक सच है कि कोई एग्जिट पोलिंग एजेंसी आपसे ये क्लेम नहीं कर रही है कि हम आपको एक्यूरेट फोरकास्ट दे रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू, वो कोशिश कर रहे हैं कि जब आखिरी मुहूर्त पर वोट देके जब वोटर बाहर आता है तो उस वक्त सारी चीजों को लेकर उसके अंदर एक जो मन के अंदर उसके जो इमोशंस का स्विंग है, उसको एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस से कुछ डिग्रीज ऑफ एरर के अंदर कैप्चर करने की कोशिश हो रही है। तो मोटा मोटा आज जो माहौल बना हुआ था कि कर्नाटका का वोटर एंटी इनकम्बेंसी वोटर है, कुछ मोदी फैक्टर की एक लहर है, कुछ बीजेपी पहले से ज्यादा संगठित हुई है, तो उस तरह की भावना सारे ही एग्जिट पोल्स में ऑन एन एवरेज नजर आ रही है। सुशील जी, आपसे मार्केट पर आउटलुक लेना बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर हंग सिचुएशन आती है तो आपको क्या लगता है मार्केट इस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेगा, खासतौर पर सोमवार को? देखिए, कांग्रेस जीत नहीं पाई, इतना भी मार्केट के लिए काफी होगा, क्योंकि मार्केट को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस की 2019 में क्या आउटलुक होगी उससे ज्यादा मतलब है देश की पॉलिसीज वहां से सेटअप होती है। और हर स्टेट इलेक्शन के अंदर में भी मार्केट एक शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन जो देता है, मार्केट बार बार उसी चीज को अनुमान लगाने का प्रयास करता है हर स्टेट के इलेक्शन से कि 2019 की लड़ाई में मोदी जी का पलड़ा कितना भारी हो रहा है या हल्का हो रहा है। तो अगर कांग्रेस जीत नहीं पाती है तो भी तो मार्केट को जो चाहिए था वो तो मिल गया। तो मार्केट के विषय में इस एग्जिट पोल्स को देखकर मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूं। ठीक है सर। सुनीत जी, ये जो आंकड़े एग्जिट पोल के सामने आ रहे हैं, क्या सिचुएशन आपको नजर आती है? आपको भी एक हंग असेंबली सिचुएशन नजर आती है, क्योंकि क्लियर मेजॉरिटी नहीं दिख रही है कहीं पर। टाइम्स नाउ और इंडिया को बेहतर मानता हूं, हालांकि ये भी थोड़ा ऐसा क्यों?
लेकिन मेरा ये कहना है, क्योंकि मेरे पास जो फिगर्स हैं वो बताते हैं कि कांग्रेस इज गोइंग टू बी द मेजर फोर्स। ठीक है, वो आपके आई गॉट लॉट्स ऑफ फिगर्स, उसमें टाइम लगेगा आपको एक्सप्लेन करते। लेकिन उसके अलावा मैं कहूंगा कि अनसर्टनिटी होगी और ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। ओके, अनसर्टनिटी मार्केट के लिए अच्छा, लेकिन गोपाल जी मतलब जिस आंकड़े की तो आप बात कर रहे थे वो किसी भी एग्जिट पोल में कुछ खास देखने को मिल नहीं रहे हैं। नहीं, देखिए अल्टीमेटली जो 15 को रिजल्ट आएगा, जनता का अंदर एक ये एग्जिट पोल रिप्रेजेंटेटिव है, ये केवल ट्रेंड बताते, तो इनमें ट्रेंड में बीजेपी को बढ़त दिखा जा रही है और यह है कि एंटी इनकम्बेंसी का इफेक्ट है और लोग उसके पास जाते हैं जो उसको वोट करते हैं जो कि स्टेबल गवर्नमेंट दे सके। हंग को कोई भी असेंबली नहीं चाहता। तो मुझे लगता है इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता और लीडर्स काम करते हैं उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है और इतना 70% से ऊपर का जो वोटिंग का परसेंटेज हुआ, कहीं ना कहीं यह बात को दर्शाता है कि जनता उससे एग्जिस्टिंग सरकार से दो एग्जिट पोल में वो आगे आके सभी इंडिया टीवी और टाइम्स नाउ में तो बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभर रही है। बाकी में बीजेपी को नंबर 1 पार्टी बनी है वो, लेकिन उसमें परेशानी ये है कि उसमें मेजॉरिटी की तरफ नहीं जा रही। 110 के करीब आप दिखा रहे हैं बनाया गया। सही कह रहे। तो हम ये मान के चलते हैं कि 130 का जो हमारा आकलन है वह भी किसी न किसी तरह का आकलन है बेस्ड ऑन ग्राउंड रियलिटी। मैं बोलूं तो आपने मेरा चलते स्लिप ऑफ टंग तो पकड़ लिया, लेकिन टाइम्स नाउ और इंडिया टीवी वाले पे तो आप कहेंगे हाँ उधर भी कांग्रेस को बनाया गया है। नहीं, मैं आपकी बात को ऊपर में हंस नहीं रहा था, लेकिन आपसे चलो आपने अच्छी बात तो कह दी, लेकिन मैं इनकी बात तो जवाब दूं। सर ऐसा है, हमारा मित्र भी है सर, ये ऐसा है जो जिस एंटी इनकम्बेंसी की आप बात कर रहे हैं 70% से अभी मेरे को नहीं लगता 70% तक भी ये पहुंचा है। अभी सीईसी का पूरा गणांक तो बाहर नहीं आया। तो आप ये देखिए पूरा साल में जितने असेंबली इलेक्शन हुआ 68, 69 जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको हटाने के लिए एंटी इनकम्बेंसी उसको माना जाता है। जो पिछले इलेक्शन की जो परसेंटेज था जो 69 है, मतलब उसके ऊपर कम से कम जेडीएस की तरह आप भी कह रहे हैं 15 तक का इंतजार करेंगे। जेडीएस की तरह आप भी कह रहे हैं कि हम 15 मई का इंतजार करेंगे और एग्जिट पोल को आप नहीं मानते, एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं। लेकिन मुफ्ती साहब अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे पास आए हैं जेडीएस तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभर रही है, अब शायद ये भी पोस्ट पोल अलायंस कुछ देखने को मिल सकते हैं। देखिए पहले तो हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, हम अल्पमत में होंगे नहीं, तो इसका जवाब ही क्यों? नहीं, जरूरत पड़ी तो किसके साथ? हमारी सरकार बनने वाली है। जरूरत पड़ी तो किसके साथ? नहीं ना, कुछ समीकरण तो बन सकते हैं ना इससे। जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ। नहीं, बिल्कुल बंद करते हैं। जरूरत पड़ेगा तो बीजेपी के साथ जाएंगे। कांग्रेस की सरकार लोगों ने देखा, 4 साल मोदी की सरकार सेंट्रल में देखा, ये दोनों से पब्लिक तंग आ चुकी है। इसलिए तीसरी चॉइस जेडीएस है। और 20 महीने में कुमार स्वामी की सरकार ने फार्मर्स मेजॉरिटी। ओके, मुद्दे वही के वही है, वैसे ही मुद्दे अभी भी जस के तस बने हुए। अंबिकानंद जी, मैं इन्हीं से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर इन एग्जिट पोल्स का मिड पॉइंट ले ले तो ये बात तय है कि बगैर जेडीएस के किसी की सरकार नहीं बनेगी। अगर हम मिड पॉइंट मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं, तो अब जानना ये जरूरी है कि जेडीएस किधर जा रही है। क्या पिताजी पुत्र को घर से निकालेंगे, बाहर कर देंगे, अपने को डिसोसिएट कर लेंगे जैसा इन्होंने पहले बयान दिया था? जेडीएस ने पहले कह दिया है कि हम बीजेपी के साथ नहीं बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो बची कौन सी पार्टी? कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस ठीक है, एक और एग्जिट पोल के कुछ और आंकड़े हमारे पास। एबीपी न्यूज सी वोटर, मुफ्ती जी सुन लीजिए, एबीपी न्यूज सी वोटर बीजेपी 97-109, कांग्रेस 87 से 99, जेडीएस प्लस 21 से 30। ठीक है, यहाँ पर भी जेडीएस तीसरे नंबर की पार्टी। अनिल जी आपका ऑब्जर्वेशन इस पर? देखिए मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो एग्जिट पोल्स जो एक चीज कंफर्म करते हैं वो जो पिछले कुछ सप्ताह से चल रही थी वो ये कि इलेक्शन बड़ा टक्कर का हुआ।
कौन मार्केटिंग और मैनेजमेंट भाजपा की बहुत अच्छी रही, लेकिन एक नई चीज जो उभर के आई जिसकी वजह से मुकाबला भाजपा को मिला वहां पे, वो था सिद्धरमैया। सिद्धरमैया की रेवोल्यूशन हुई है। उन्होंने एक अच्छे रीजनल लीडर की तरह और एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस की तरह, ठीक है सर, और टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट किया उन्होंने, एक ट्रेडिशनल लीडर ने जो इतने सक्षम नहीं थे टेक्नोलॉजी में, और हर जगह पे टक्कर दी उन्होंने मोदी जी और अमित शाह की स्ट्रेटेजी को। ओके सर, ये चीज एग्जिट पोल से क्लियर होती है। बाकी सर वेरी क्विकली, पोस्ट पोल अलायंस में आपको लगता है जेडीएस किसी एक पार्टी के साथ जा सकती है और कौन सी हो सकती है? देखिए जेडीएस या तो टूटेगी अगर नहीं जाएगी तो, कुछ ना कुछ, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो कहीं भी जा सकते हैं। उनके जो स्पोक्स पर्सन बैठे हैं मौलाना, चाहे वो जो मर्जी कहें, हाई पेडेस्टल ग्राउंड पे बैठे हैं। इन्हीं देवेगौड़ा जी के बेटे का ट्रैक रिकॉर्ड है, इन्हीं देवेगौड़ा का ट्रैक रिकॉर्ड है। पहले कांग्रेस के साथ गए, तो वही तो सर, ये सियासत में समीकरण बदलते जाते हैं और जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें हमें वो नए सियासी सत्ता के सियासी समीकरण जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया गोपाल कृष्ण अग्रवाल और सुनील चोपड़ा हमारे साथ जुड़ने के लिए इस 1 घंटे की डिबेट में। लेकिन यहाँ पर हमारा जो महा कवरेज है वो खत्म नहीं हुआ। आपको बताएं 9:30 तक लगातार इसी पर हमारी लगातार कवरेज जारी है। सारे मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। महा एग्जिट पोल के तमाम आंकड़े क्या बयां करते हैं, क्या इंडिकेशन है इसका? कर्नाटक का किंग कौन, ये महा कवरेज जी बिजनेस की जारी है और अब महा एग्जिट पोल आपके सामने आने वाला है, क्योंकि वोट अब खत्म है और अब एग्जिट पोल का दौर शुरू है। ये जब तक 15 तारीख वोट नहीं आते हैं तब तक सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज हो सकता है दम भरती हुई दिखे, लेकिन दम किस पे भरा जाएगा? ये भरा जाएगा इस एग्जिट पोल पे जो कि जी बिजनेस महा एग्जिट पोल कर रहा है। एक पोल नहीं बल्कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का जो पोल है वो आपके सामने मैं एक एक करके रखता हूं और फिर एक एवरेज पोल भी हम निकालेंगे ताकि चर्चा को बेहतर बढ़ाया जाए। आज पूरा पैनल मेरे साथ तैयार है जिनसे हम एक एक सवाल पूछेंगे कर्नाटक की इस राजनीति से जुड़ा हुआ, और अब 2019 का बिगुल भी कर्नाटक से ही बजता हुआ शायद दिख जाए। लेकिन सबसे पहले महा एग्जिट पोल की शुरुआत करते हैं और एक एक करके आपके सामने पोल उतारते हैं। सबसे पहले अगर आप पोल देखेंगे तो इस समय आपकी जो तस्वीर है वो आज तक और एक्सेस की तस्वीर है। बीजेपी 100 के आंकड़े को पार कर गई, कांग्रेस 100 से नीचे 92, जेडीएस साफ पता लग रहा है कि किंग मेकर की भूमिका में आ रही है, 30 सीटें इसके पास है। ये आपके सामने पूरा का पूरा पोल अदर्स 0 कर दिया हमने। 118 बीजेपी के लिए तस्वीर ज्यादा बेहतर। अगर आज तक और एक्सेस पोल का बिल्कुल ठीक बैठा तो शायद कांग्रेस को थोड़ी निराशा हो सकती है। वो कह रहे हैं कि उनको 120 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन पोल कह रहा है 100 का आंकड़ा भी नहीं आएगा। अब आ गए दूसरे पोल पे और ये समझते हैं कि दूसरा पोल हमारा क्या कहता है, बाद में हम एक एवरेज भी करेंगे। अब आते हैं रिपब्लिक टीवी जन की बात, उनके अपने पोल का नाम, तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस 82, वहां पर भी 100 का आंकड़ा पार नहीं हुआ और बीजेपी का आंकड़ा वहां पे 114 का है। जेडीएस के पास भी तस्वीर यहां पे किंग मेकर वाली दिख रही है 40 सीटों की, तो तस्वीर दूसरी भी साफ है कि बीजेपी 100 के आंकड़े को पार करती हुई, कांग्रेस 100 से नीचे, जेडीएस किंग मेकर। अब सिर्फ तस्वीर यहां से और इसको जोड़ने की बात है, ये जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, ये कांग्रेस के खेमे में आके रुकेगा, क्या पोल बिल्कुल सटीक बैठेंगे, ये थोड़ा सा समझना बाकी हो जाएगा। अब तीसरा पोल आपके सामने रखते हैं, 2 पोल का पूरा ब्यौरा आपके सामने। अब तीसरा पोल जो है वो टाइम्स नाउ वीएमआर का पोल है। इसमें कांग्रेस का आंकड़ा पहली बार इस पोल के अंदर हमको 100 के आंकड़े को पार करता दिख रहा है। इसमें अदर की स्थिति भी ठीक कुछ दिख रही है, 4 सीटें दी गई हैं। जेडीएस यहां पे भी किंग मेकर की भूमिका में ही रहेगा। कांग्रेस का पे आंकड़ा 100 के पार है, बीजेपी यहां पे 100 से नीचे है। पहला एग्जिट पोल ये कहता है टाइम्स नाउ का कि बीजेपी इस बार हो सकता है कर्नाटक चुनाव में 100 का आंकड़ा ना पार करे। 3 में से अब तक 2 बीजेपी को 100 के ऊपर, लेकिन एक चीज साफ आप देखिए, इसमें हंग असेंबली वाली तस्वीर आपको ज्यादा दिख रही होगी। ये तीनों के अंदर कॉमन दिख रही है। जेडीएस की थोड़ी बाँचें खिलेंगी क्योंकि अगर किंग मेकर की भूमिका में आए तो तस्वीर शायद थोड़ी ज्यादा बेहतर इनके लिए हो सकती है। उप मुख्यमंत्री हो सकता है, ये बात भी आगे चल के कुछ दिनों में डिबेट में आपको सुनने को मिला। अब इंडिया टीवी और वीएमआर का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं, जहां पर भी कांग्रेस के पास 100 का आंकड़ा नहीं दिख रहा है और यहां पर भी तस्वीर बिल्कुल साफ दिख रही है कि जेडीएस के पास 35 सीटें आ सकती हैं। इन्होंने क्लियर कट किया है, इन्होंने सीधा आंकड़े बताए, कोई रेंज नहीं, दोनों के पास 100 से कम आंकड़ा है। लेकिन अब दोनों का अगर कंपेयर कर रहे हैं तो कांग्रेस को थोड़ा ज्यादा बहुमत यहाँ पे वो दिलवाते हुए दिख रहे हैं। 3 सीट अदर के पास जा सकती हैं, उनका एक पोल कहता है। तो ये अलग अलग पोल आपके सामने, ताकि तस्वीर आपको ज्यादा पता लगे, एक ही स्क्रीन से आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलती चले। अब आते हैं पोल ऑफ पोल पे और ये समझते हैं कि इस समय पोल ऑफ पोल कहते हैं, लेकिन उससे पहले एबीपी का भी एक बार पोल देखना जरूरी है। ये क्या कहता है, हालांकि इनके आंकड़े पहले 2 बजे तक के थे, बाद में इन्होंने पूरे कर दिए। 5 बजे तक का जो वोटिंग, 6 बजे तक की जो वोटिंग गिरी है उस हिसाब से। और तस्वीर यहां पे भी देखिए, 100 के आंकड़े के पास पहुंच गई है कांग्रेस इनके पोल में, 100 के ही आंकड़े पे बीजेपी आके रुकी है। लेकिन यहां पे जेडीएस थोड़ी सी कम
सीटें मिलती हुई इनको दिख रही है। इस पोल के मुताबिक ये एग्जिट पोल हुआ है। तस्वीर बिल्कुल साफ है कि हंग असेंबली की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जेडीएस किंग मेकर की तस्वीर में है। अगर थोड़ा भी उलट पुलट हुआ तो तस्वीर थोड़ी अलग हो सकती है। अब आते हैं महापोल पे। अब आपके सामने एवरेज दिखेगी जो अलग अलग है। आज तक, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ, इंडिया टीवी, एबीपी, सबका अगर आप बीजेपी का एवरेज औसतन निकालेंगे तो 100 के आंकड़े से नीचे 99 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इस महा एग्जिट पोल के अंदर 90 सीटें जा रही हैं कांग्रेस के पास और जेडीएस प्लस 31 सीटों पे। अदर्स का आंकड़ा काफी छोटा है, लेकिन यह बात जो चुनाव से पहले थी ये एग्जिट पोल में भी वही है कि कांटे की टक्कर है और अगर कुछ सीटों का भी हेरफेर हुआ तो तस्वीर बिल्कुल अलग हो सकती है। फिलहाल दोनों पार्टियां 100 से नीचे हैं, ये महा एग्जिट पोल कहता हुआ दिख रहा है। अब जरा एक बात तस्वीर आपके सामने और रखते हैं और एक और अभी इंडिया न्यूज का भी एक पोल आया है और एक चार्ट के साथ मिलके है। 78 सीट कांग्रेस को यहां पे दी जा रही हैं। जेडीएस को यहां पे करीब 40 सीटें मिलती हुई दिख रही है इस एग्जिट पोल के जरिए और बीजेपी 110 के आसपास यहां पे सीटें लेता दिख रहा है। तो इंडिया न्यूज का जो पोल आया ये अभी हाल में आया, इसको भी हम महापोल में डालेंगे और अगर डाल भी दें तो शायद तस्वीर कुछ ज्यादा बड़ी फर्क नहीं आएगा। हो सकता है बीजेपी जो 99 पे है वो 100 या 101 पे आ जाए ऑन एन एवरेज और कांग्रेस के पास भी वही 90 सीटों का ही आंकड़ा रहेगा। जेडीएस की तस्वीर 1-2 सीट से उनकी भी बढ़ सकती है इस महापोल के अंदर, लेकिन अब तक 7 अलग अलग पोल हम आपके सामने रख चुके हैं और इस महापोल से तस्वीर बिल्कुल साफ है कि 100 के आंकड़े पार करना भी शायद मुश्किल हो रहेगा। जब डिबेट कांटे की नहीं, जब इस तरह का आंकड़ा है तो डिबेट कांटे की होनी चाहिए। कांटे की टक्कर कैसे होगी ये आपके सामने तस्वीर आएगी। पूरा मेहमान, पूरा पैनल हमारे साथ तैयार है। कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, जेडीएस, पत्रकार, पॉलिटिकल पंडित, सब के सब इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिससे बातचीत करेंगे। बिल्कुल कॉर्नर में जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं सीपी सिंह की, इनके बारे में मैं आपको बता दूं ये पॉलिटिकल पंडित भी हैं और मेरे टीचर भी रहे हैं, मेरे गुरु भी हैं। आज इनसे बात करके हमको बड़ी खुशी हो रही है। आज अच्छा लगेगा सीपी सर आपसे आज ऑन स्क्रीन बात करते हुए। आपसे जो हमने सीखा वो आज आपके सामने है। हमारे साथ सिट्रस के संजय सिन्हा भी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट के बारे में। इसके अलावा हम और जो एनालिस्ट हैं मिस्टर जैदी साहब हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जेटली साहब भी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे हैं। शास्त्री जी जो भी हमारे साथ थे, एक गर्मा गर्म बहस अभी हमने देख रहे थे। अवस्थी जी भी हैं, आरएसएस थिंकर हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस समय की तस्वीर क्या कहती है। खैर, अभी तक का जो एग्जिट पोल है, जो महा एग्जिट पोल है, ये तस्वीरें बयान अपने आप में करता है कि अभी की स्थिति ऐसी है कि कुछ भी अगर इधर उधर हुआ तो तस्वीरों में आप कुछ बदलाव भी देख सकते हैं। ये 2009 का बिगुल है और 2019 का, माफ कीजिए, 2019 का बिगुल से पहले जो तस्वीर अभी बनती हुई दिख रही है वो तस्वीर कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। शुरुआत हम करेंगे जेटली साहब से जो बिल्कुल मेरे साथ में बैठे हैं। जेटली साहब, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? देखिए, एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के अपने नतीजे आए हैं और नतीजे आपने देखा होगा ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। एग्जिट पोल, लेकिन 100 सीटें नहीं है। मैंने आपको ये रप्पा 150 कह रहे थे। 15 तारीख को सीटों पे चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल एग्जिट पोल पे चर्चा कर रहे हैं और एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लेकिन मैं एक साथ बोलना चाहता हूं साथ में कि ये चुनाव आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा, दूसरे भी दलों ने चुनाव लड़ा। जो भी कोई राजनीतिक दल किसी राज्य के अंदर अपनी सरकार चला रहा हो, वो आखिरी वक्त पर जाकर अपने डेवलपमेंट के एजेंडे से अलग हटते हुए उस एजेंडे पे चल जाए जिस एजेंडे पे वो दूसरे राज्यों में चल रहा था जहां उनकी सरकार नहीं थी। तो ये एक बात दर्शाती है कि आपने कहीं ना कहीं पहले ही सरेंडर कर दिया था कि आज हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। और क्योंकि दिखाने के लिए कुछ नहीं है सर, तो केंद्र में 4 साल आप भी रहे, आपने भी विकास की ही बात की है और जब प्रचार प्रसार कर्नाटक में खत्म हो गया तो पॉलिटिकल डिबेट, पॉलिटिकल पंडित ये कहते हैं कि नेपाल से चुनाव प्रचार चल रहा था, पशुपतिनाथ मंदिर से प्रचार प्रसार चल रहा था। इस पे आप अपनी पहले, अगर हम इसको मान भी लें, माननीय प्रधानमंत्री डिप्लोमेटिक ग्राउंड पे दूसरे देश के अंदर अपने संबंध मजबूत करने के लिए जाते हैं, अगर हम इस बात को भी इनकी जो इनकी मन घड़त कहानी, अगर इसको मान भी लें तो फिर एक बात तो पुख्ता हो जाती है कि
चुनावों से पहले कहीं ना कहीं इस्लामाबाद से निर्देश लिए जाते हैं। चुनावों से पहले इस्लामाबाद को निर्देश दिए भी जाते हैं कि आपने क्या बोलना है और हमने क्या बोलना है। तो अगर इनकी बात को भी मान ले तो ठीक है, हम कहते हैं हम पशुपतिनाथ से हमने आशीर्वाद लिया, तो हमने कम से कम इस्लामाबाद की सरकार से, पाकिस्तानी सरकार से ये आग्रह नहीं किया कि हम जो भाषा बोले वही आप बोलिएगा। आपके पास मैं वापस फिर से आ रहा हूं। मेरे साथ इस समय आरएसएस थिंकर अवनीश अवस्थी जी भी हैं। मैं एक बार जरा उनके पास आ रहा हूं। अवस्थी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। आपको नहीं ऐसा लगता है कि लिंगायत वोट को उन्होंने पहले कैप्चर कर लिया, बीजेपी थोड़ा लेट हो गया था? नहीं, मतलब बीजेपी का सवाल जवाब तो बीजेपी वाले देंगे, लेकिन मुझे एक बात लगती है कि जिस भारतवर्ष के सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं, जहां हम लगातार ये बात करते हैं कि जाति विहीन समाज, जाति से अलग होकर के एक, वहां पर अगर इस तरीके की कोई कोशिश भी करता है तो मुझे लगता है कि हम सब भारतीय नागरिकों को उसके विरुद्ध एकजुट हो जाना चाहिए। 2013 में कांग्रेस की सरकार ने लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा देने से मना किया था। केंद्र की सरकार में पाला बिल्कुल पूरी तरह से उनके हाथ में थी, 1 मिनट का काम था। सिर्फ 1 मिनट का काम था, वहां उन्होंने मना किया। ठीक चुनाव से पहले 2 महीने पहले ये दे दिया। तो ये सब लोग समझते हैं इसमें सर, लेकिन ये कोई गलत बात नहीं है। राजनीति में ऐसा होता है, राजनीति में बीजेपी भी ऐसी काम करते हैं। मैं आपको बीजेपी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप एक थिंकर हैं, मैं इतनी सी बात कर रहा हूं कि राजनीति में ऐसा होता आया है। उत्तर प्रदेश के चुनावों ने और तमाम चुनावों ने इसको गलत साबित कर दिया कि जाति के आधार पर तोड़ करके आप किसी समाज को बांट करके आप सिर्फ राज करोगे और उसमें सिर्फ अपनी सत्ता सुख भोगोगे, ये शायद अब नया भारत इसके लिए तैयार नहीं है। ठीक है, कोई बात। एक और चीज बहुत शॉर्ट में एक बात, आप एक ही मिनट लीजिए, आप जल्दी से बोलिए। समाज तोड़ने की बात आई थी, पुख्ता सबूतों के साथ आप हरियाणा की बात कीजिए, जाट समाज को डिटैच करने की कोशिश की गई, आग लगाई गई, कांग्रेस के नेता उसमें सीधे तौर पर उनके वीडियो कवरेज, उनकी ऑडियो पकड़ी गई। गुजरात के अंदर तो राहुल गांधी जी खुद एक्सपोज हो गए इस बात को लेकर के कैसे पटेलों को हिंदू समाज से तोड़ करके अलग तरीके से वोटर की दृष्टि से देखा जाए। कर्नाटका में जाते जाते यही काम इन्होंने हरियाणा में किया था, जाते जाते जाट समाज को एक झुंझुना पकड़ा गए थे आरक्षण के नाम का, जिसको आज तक हमारी सरकार को झेलना पड़ा था, हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था। अब कर्नाटका में भी इन्होंने यही काम किया, लेकिन मैं एक आग्रह जरूर करूंगा आज हाथ जोड़ करके कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता साथी से मैं ये आग्रह जरूर करूंगा। हाँ, नहीं वो तो करेंगे, लेकिन मैं ये आग्रह करूंगा कि कम से कम अब सोनिया जी से आग्रह करिएगा, ये नारा ना दें कि सभी मुसलमान एक हो जाए और मोदी जी को हराएं। अब ये नारा दें कि पूरा देश एक हो जाए और देश में विकास की गति को आगे बढ़ाए। ये आग्रह करूंगा। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश में फिर तोड़ने की मुहिम, ये शास्त्री जी भी कहेंगे, ये हम भी आपसे कहेंगे कि पूरा देश को साथ ही बांध के चलिए, ये हम थोड़ा, ये तो जरूरी है। अच्छा शास्त्री जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरे को ना आपसे ये नहीं पूछना है कि इस समय क्या, मेरे को ये आपसे सिर्फ पूछना है कि लिंगायत ज्यादा जरूरी दिखे कि आपको 56% की वर्कफोर्स ने दिखी किसानों वाली, जिन किसानों के ऊपर इस बार बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा था कि इनकी स्थिति को ठीक किया जाए। 3,500 किसान 13 से लेकर 17 के बीच में आत्महत्या कर चुके हैं। तो ये मुद्दा सर इलेक्शन में था नहीं, लिंगायत ज्यादा था, ऐसा क्यों? मैं इस बात के लिए मैं मानता नहीं हूं। तस्वीर दिखी नहीं सर, तस्वीर जैसा शोर शराबा नहीं दिखा, आपकी तरफ से भी नहीं दिखा सर। आपने सोच इस तरीके से उसको पेश किया है, हाँ। वो बात नहीं है हकीकत में। पहली बात ये, वो मैं इनकी बात को कह दूं, जरा जेटली साहब की बात के ऊपर जरा टिप्पणी करूं। पार्लियामेंट में मोदी जी ने ये बात को साफ साफ कहा, मैं पूरा देश को साथ लूंगा, हाँ। और जितने भी एमपी से उनको साथ लूंगा, जितने भी पार्टी से उन सबको साथ लूंगा और पूरा देश को चलाऊंगा। कहाँ गई वो वादा? दूसरी बात, जहां तक किसान की सवाल है, 4.5 साल हो गए, ये देश को बतला है किस तरीके से, कौन सी ऐसी राष्ट्र है जहां पे किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से पॉलिसी बनाया, और हर चीज के ऊपर। जो महाराष्ट्र में किसान का बहुत बड़ा रैली थी, किस बात के लिए हुई थी? जो बीजेपी की सरकार थी। दूसरी बात मुद्दे पे ये कहता हूं, ये बार बार इस बात के ऊपर जोला जोल रहे हैं, ये लिंगायत 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 करके जोला जोल रहे हैं। ये किसका मुद्दा था? ये क्या मुद्दे क्या थी? कहना क्या चाह रहे हैं? आपने पूरा देश को जोला जुला दिया, 2 सीट से शुरू की, 274 सीट तक पहुंच गए। अयोध्या में हम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को तोड़ के अयोध्या बनाएंगे,
यही बात को लेकर पूरा साल चलाता आ रहा है, झुलते आ है। भाई इसमें कौन सी दर्पण की बात हो गई जो आप पूरे उत्तेजित होकर बोल रहे हैं? पूरा तोड़ने का कार्यक्रम आपका है, आपकी एजेंडा है। नहीं सर, ये देखिए, ये पॉलिटिकल सब चलता है। आप जब बीजेपी जब इंडिया शाइनिंग चला रहा था ना, तब उनको उम्मीद थी कि वो जीत जाएंगे, तब आप जीत गए थे। ये एक अलग बात है सर। वो सुनो, वो जनता जनार्दन, मैं उस पर बात करूंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं, मोदी साहब ये कहते हैं जनता जनार्दन है। जनता आज की कर्नाटका जनता जनार्दन है। वो जनार्दन जो है, जो कहना चाहता है वो ऑलरेडी कह चुके हैं 6 बजे से पहले। इस बात के ऊपर कोई उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। अवस्थी जी, मैं अभी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं पैनल पे ना आप शुरुआत यहां से करें कि एग्जिट पोल जो भी हो, लेकिन अब कोई रिजल्ट आने के बाद ईवीएम पे तो क्वेश्चन मार्क करेगा कि नहीं करेगा? आज कर ये मैं ईवीएम पे बार-बार ईवीएम पे पहले बाद में नहीं। फूलपुर और गोरखपुर में 9:30-10 बजे तक ईवीएम खराब थी, 12 बजे ठीक है। टेल यू वन थिंग सर, इट इज अ वोट, फ्रेंचाइजिंग ऑफ वोट इज व्यूएबल, वेरीफाइबल, वेरीफाइबल। 135 crores of the population, if that is the mechanism which you want to force it, let it be clear. No, please. Let me clear. मैं भी क्लियर कर रहा हूँ। 9:30 बजे तक भी ईवीएम खराब थी फूलपुर गोरखपुर में, 12 बजे ठीक हो गई वो। मैं ईवीएम पे आऊंगा सर, तब आपका जवाब। प्लीज गिव मी आप अगर आप बोलेंगे तो सर 1 मिनट ईवीएम पे बात करूंगा। सीपी सिंह सर, आपसे मेरा एक सवाल है। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप, मेरे टीचर भी रहे हैं, आपसे हमने बहुत कुछ सारी चीजें सीखी हैं। आज अच्छा लग रहा है आपके साथ डिबेट करके इस टेलीविजन स्क्रीन पर। मैं आपसे सर एक चीज बहुत साफ साफ समझना चाहता हूं। कर्नाटक के चुनाव से ये लग रहा था कि पिक्चर थोड़ी क्लियर होगी कि बीजेपी की तरफ 2019 का चुनाव जा रहा है या फिर कांग्रेस पुल बैक की तरफ आ रहा है। सर, ये महा एग्जिट पोल कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। आप जरा एनालिसिस करके बताएं कि बीजेपी की ये कमजोरी दिख रही है 100 सीट वाली, या फिर कांग्रेस की तरफ की कमजोरी दिख रही है जो 100 के भी आंकड़े को पार नहीं कर रही है। इस एग्जिट पोल में कमजोर कौन हुआ, बीजेपी या फिर कांग्रेस? देखिए, इसमें चूंकि जो ट्रेंड है, जो प्रवृत्ति है, वो सब एक ही तरफ बता रहे हैं। वो ये है कि बीजेपी की स्थिति मजबूत हो रही है। अब चूंकि बीजेपी की स्थिति मजबूत हो रही है और आप इसको अगर 2019 के चुनाव से जोड़ के देखना चाहते हैं, तो शायद हम ये कुछ कह सकते हैं कि कांग्रेस ने पिछले कुछ समय से जो एक तरह का पाक चीन परस्त और हिंदू विरोधी नीति अपनाई है, और साथ साथ हिंदू तोड़ो और मुसलमान जोड़ो के एजेंडे पे वो चल रही है। संभव है ये हम मान के चले कि लोग इसको धीरे धीरे नकार रहे हैं। और चूंकि कर्नाटक का चुनाव है, एक राज्य का चुनाव है, तो राज्य के मामले में राष्ट्रीय मुद्दे थोड़ा बहुत आ ही जाते हैं, लेकिन उसके अपने क्षेत्रीय मुद्दे भी होते हैं। तो उन क्षेत्रीय मुद्दों को बिल्कुल भी आप दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन जो एक इंडिकेशन है, जो एक संकेत है, उसमें अगर कुछ सकारात्मकता आप देखना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो हिंदू तोड़ो मुस्लिम जोड़ो या पाक परस्ती या चीन परस्ती या इस तरह का जो कुछ जो बांटने वाली चीजें हैं, शायद लोग इसको आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पे और गंभीरता से लें और इसको नकारें। एक और महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ में आ रही है कि 2019 के चुनाव में एक मुद्दा तो लोग बिल्कुल ही शायद नाम तक न लें, न कोई सेकुलर कहेगा न कोई कम्युनल कहेगा। इन दोनों शब्दों, मुद्दों, एजेंडे का जो पाखंड है, वो पाखंड खुलकर सामने आ गया है। और इसकी वजह टेलीविजन और अखबार से कहीं ज्यादा है सोशल मीडिया। लगभग 120-121 करोड़ मोबाइल पे लोग सवार हैं और अपनी बात कह रहे हैं। 60-70 करोड़ सोशल मीडिया के नेटवर्क पे लोग सवार हैं। और ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो 70% आपका युवा वर्ग है, वो अक्रॉस द पार्टी लाइन चीजों को देख पाने में समर्थ हो रहा है। और साथ साथ कांग्रेस को भी उसने एक बिल्कुल तो नकारा नहीं ना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। बड़ी बात। अंबिकानंद सहाय भी मेरे साथ हैं, अनिल आनंद भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन एक और खास मेहमान संजय सिन्हा हमारे साथ है, मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, और उनसे भी हम बातचीत एक बार पहले कर लेते हैं। संजय सर, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। मार्केट की गहमागहमी से हम राजनीति की गहमागहमी में आ गए और आपसे जरा एक सवाल पूछना चाहते हैं कि इस समय की तस्वीर, ये महा एग्जिट पोल को देखने के बाद इस समय की अर्थव्यवस्था, इस समय के मुद्दे कुछ बदलेंगे? केंद्र की तरफ से, राज्यों की तरफ से कुछ बदला जाएगा? मेरे ख्याल से देखिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम कई बार ऐसा समझते हैं कि जो राज्य के इलेक्शंस हैं उसका सीधा प्रभाव सेंटर के पॉलिसीज पे पड़ेंगे।
अगर आप पिछले कुछ महीनों के अगर स्टेट इलेक्शंस देखें तो मेरे ख्याल से 4 मुख्य स्टेट इलेक्शंस हैं जिनको हमें देखना चाहिए। एक तो बिहार का इलेक्शन था, उसके बाद यूपी का इलेक्शन था, फिर गुजरात और नॉर्थ ईस्ट का इलेक्शन था और अब ये कर्नाटका का इलेक्शन है। मेरे ख्याल से ये जितने स्टेट इलेक्शंस थे इन सब में कुछ अलग ही फैक्टर ने काम किया। मेरे ख्याल से बिहार में कास्ट के फैक्टर ने काम किया, यूपी में कुछ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर ने रोल प्ले किया, नॉर्थ ईस्ट में कुछ दूसरा ही मुद्दा था इन द सेंस कि बहुत दिनों के बाद लोगों को एक चेंज की जरूरत थी। गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी को मोदी जी की पॉपुलैरिटी ने ओवरकम किया। मुझे नहीं लगता है कि इन सब फैक्टर्स को अगर हम एक एक करके देखें और फिर उसके बाद सेंटर की पॉलिसीज अगर उससे निर्धारित हो तो वो नहीं होना चाहिए। और अगर आप बाजार के पर्सपेक्टिव से देखें तो बाजार का सोचना और इलेक्टोरेट का वोटिंग करना, ये दोनों में कोई समानता हो ऐसी कोई रूल नहीं है। बाजार भले मान के चलता है कि हर स्टेट इलेक्शन 2019 के जनरल इलेक्शंस का रेफरेंडम है, लेकिन जो स्टेट इलेक्शंस के जो वोटर्स हैं उनके मुद्दे तो दूसरे हैं। ठीक है, वो तो वहां के स्टेट के लीडर्स के पर्सनालिटी से लिंक्ड है, उनके इश्यूज से लिंक्ड है। सो मुझे लगता है कि कर्नाटका का इलेक्शंस का भी सेंटर के पॉलिसीज पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जहां तक बाजार का प्रभाव का बात है, मुझे भी नहीं लगता कि वहां भी 1-2 दिन से ज्यादा इस अगर मान लीजिए एग्जिट पोल एक्चुअली सीट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, तो इसका भी प्रभाव मेरे ख्याल से बाजार पर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्शन अभी बाजार पर जो क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस हैं उनका प्रभाव ज्यादा है। ठीक है, मैं आपके पास सर वापस आऊंगा, थोड़ा और आपसे अर्थव्यवस्था पे बातचीत करूंगा। मुफ्ती मौलाना निमुद्दीन साहब इस बीच आए जो कि सपोर्टर हैं जेडीएस के। मुफ्ती साहब, आपने जितना सोचा था उतना मिल रहा है क्या एग्जिट पोल में, या फिर इससे कहीं ज्यादा सोचा था? कुल मिला के किंग मेकर तो हैं, एग्जिट पोल से तो बन गए यहाँ पे किंग मेकर। मुफ्ती साहब सुन रहे हैं? आवाज आ रही है आप तक? नहीं, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। कोई बात नहीं, आवाज 15 तारीख तक तो आराम से पहुंचने लगेगी, क्योंकि इस समय की जो तस्वीर एग्जिट पोल में है शायद इनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाए कांग्रेस और बीजेपी वालों से कि जाना किसके तरफ है। अभी तक की बात यह है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, थोड़ी बात अलग आती है। खैर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जरा जहरी साहब, आप आज काफी शांत बैठे हैं, ऐसा क्यों? आपसे सवाल नहीं पूछा इसलिए? अच्छा, जहरी साहब जब बोलेंगे ना तो आप देखिएगा सभी लोग, और मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि तर्क के साथ बोलते हैं। जहरी साहब, इस पूरी कश्मकश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की, और अब तो जेडीएस भी है इस पोल के अंदर ही, तस्वीर क्या दिखी आपको? आपका एनालिसिस क्या है? पहले तो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा इस्लामाबाद से हमारे साहब की बड़ी अच्छी सेटिंग है। आज नवाज शरीफ का बयान इस बात का प्रमाण देता है। वो तो पूरा देश जानता है कि नवाज शरीफ का बयान आज ही क्यों आया। आचार संहिता का उल्लंघन आज हमारे साहब करते हुए नजर आए, और ये आज ही नहीं किया, उससे पहले उत्तर प्रदेश चुनाव में वाराणसी के अंदर बगैर इलेक्शन कमीशन की परमिशन के रोड मार्च कर देना, गुजरात के अंदर चुनाव वाले दिन पैदल चल के पूरा रैली निकाल देना, ये परंपरा बन गई है। और जब देश का मुखिया इस तरह की परंपरा डालेगा तो देश का क्या असर होगा पूरा देश जाने। एग्जैक्ट पोल पे आ जाता हूं। एग्जैक्ट पोल आपको भी दिखाने का अधिकार 6 बजे के बाद है, 6:30 बजे के बाद। सर उसी की बात कही है सर, उसी के बाद का ही है। सुन लीजिए, मैं कुछ और कह रहा हूं, उसी के बाद का है, आप भी उससे पहले नहीं दिखा सकते। लेकिन सोशल मीडिया पे 11 बजे से एग्जैक्ट पोल चल जाता है। क्या चुनाव आयोग अंधा है, नाबीना है, संज्ञान नहीं ले सकता? कहां से कहना चाहिए शुरू होता है और कहां समाप्त होता है? कांग्रेस तो अपने एक खिलाड़ी खेल रहा है, इन्हें जाना चाहिए था चुनाव आयोग में। ये सोशल मीडिया पे कौन चला रहा है? सुबह हमने आपत्ति दर्ज कराई थी नेपाल के ऊपर, जब मंदिरों जाके वहां से चुनाव प्रचार होता, तब कांग्रेस जागी। इस पे भी जागना चाहिए था कांग्रेस को, और बोलना चाहिए था कि कहां से चलता है। अब आता हूं, कहना चाहिए इनके ऊपर अवस्थी साहब कह रहे ईवीएम पे सवाल मत ऊपर मत आइए सर, मेरे ऊपर नहीं, जब फूलपुर बोल दीजिए, मेरे ऊपर मत। फूलपुर और गोरखपुर और उसके चुनाव के बाद बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे देख लीजिए, उसमें सीधा कहा गया कि बाई इलेक्शन जिताना विपक्ष के लिए हमारी रणनीति का हिस्सा है।
मतलब वो भी ईवीएम रणनीति का हिस्सा है, ताकि चुनाव आयोग के ऊपर ना उठाया जा सके। आज इन्होंने मान लिया कि अपने नीतियों की वजह से नहीं जीते, सुन लीजिए, हमने जितवाया। सुन लीजिए, आज जदी साहब ने कह दिया रणनीति का हिस्सा, अपनी नीतियों रणनीति का हिस्सा है, उसमें आप सेटिंग नहीं कर सकते। की जीत नहीं थी इसका मतलब, वहां आपसे सेटिंग नहीं कर पाते, विचार की जीत नहीं थी वहां आपसे। आपने नहीं, मान लीजिए इस बात को, चुप बैठा था, जब आप बोल रहे थे मैं चुप बैठा था, उनको बोलने, जब आप बोल रहे थे मैं चुप बैठा था, जब आप बोल रहे थे मैं चुप बैठा था, 15-20 मिनट सुना है सबको। प्लीज, आपने खुद कहा, बीजेपी के प्रवक्ता ने खुद कहा फूलपुर चुनाव के बाद, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है कि भाई इलेक्शन विपक्ष। सुन लीजिए यार, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए यार, नहीं जीते ना इसका मतलब, ये बात आप इसका मतलब नहीं जीते ना आप, सुन लीजिए, वहां भी हारे आप, सुन लीजिए, इसका मतलब अब आगे बर्दाश्त नहीं होगा, मतलब आगे बर्दाश्त नहीं होगा जो कहने जा रहा हूं। 1 मिनट, ये चुनाव आयोग जो बना हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को रिश्वत देते हुए इसके ऊपर आरोप लग जाते हैं, सीट आती है, तो इससे सेटिंग कैसे नहीं हो सकती, ये देश जानना सारे करोड़ों ऐसे भ्रष्ट आदमी को चुनाव आयोग में कैसे से क्यों बनाया गया, पकड़े गए, बात करते हो। लेकिन सर एक चीज मैं भी आपसे पूछूं, उनका कि हमने जिताया, आप बोलिए, पहले आप वजह से नहीं जीते, जनता जिता रही है, आपने कहा हमने जिताया, जनता जिता रही है, लेकिन आप बात बोलिए। उसका एक सवाल मेरा भी है जो आपसे ही है, पहले अपनी बात रखिए, आप कुछ कहना चाहते हैं। 1 मिनट शास्त्री, 1 मिनट के लिए मेरे को अनिल जी के पास भी जाना, अब हमारे काम अंबिका साहब भी है, उसके पास भी जाना होगा। जैदी साहब, मैं तो सिर्फ इतना सा बोल रहा था कि जैदी साहब ने आज ये माना कि फूलपुर और गोरखपुर में ये नहीं जीते। अरे जनता अपने विचार की वजह से नहीं जीते, आप ईवीएम में सेटिंग नहीं करी, ये आपने कहा है, और मेरे सामने मैंने सुना है, आप निकाल के देखिए उस तक की, अपने प्रवक्ताओं के नहीं जीते, आपने कहा रणनीति का हिस्सा है, हमारे कार्यकर्ता। क्या जब नंबर आएगा सर तब ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से उठेगा। अवस्थी जी अपनी बात आप पूरी कीजिए, फिर एक सवाल मेरा है शास्त्री जी, अभी मैं आपके पास देश का नौजवान आपके खिलाफ है, किसान बात आप पूरी कीजिए पहले। युवा है, नौकरी पेशा है, किसी को कुछ नहीं किया, आपने विकास का नाम पकौड़ा रख दिया, त्रिपुरा में गया तो पान का खोखा रख दिया, किसानों को आप कहना चाहिए माओवादी कहते हो, उसके बाद आपको वोट कौन दे रहा है, देश जानना चाहता है। अभी आप 1 मिनट के लिए जरा शांति रखिए। अवस्थी जी अपनी बात पूरी कीजिए, एक सवाल फिर मैं आपको आपसे पूछ रहा है, 30 सेकंड में बात कीजिए। देश की तमाम संस्थाओं पर क्वेश्चन मार्क करना, कम्युनिस्ट पार्टी की नीति, प्लीज बोलिए, कम्युनिस्ट पार्टी आ गया, सावधान। आप अच्छा चलिए इस मामले को भी रोकते हैं। ईवीएम चुनाव, कर्नाटक चुनाव में जैदी साहब, कर्नाटक चुनाव में कर्नाटक चुनाव क्या करे जैदी साहब, देश आपके खिलाफ है, उसके बाद फिर जैदी साहब कर्नाटक चुनाव में ये वो कम्युनिस्ट पार्टी है जो 1962 में चीन के युद्ध में कहती थी कि अपने हमारे नेता जो है रक्तदान तक नहीं कर सकते सेना के लिए। 1975 में आपातकाल का समर्थन किया, सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। इनका इस देश की नीति में विश्वास नहीं है, ये किम जॉन यूंग और चीन के चेहरे पर चलते हैं। भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला देखिए। अच्छा जैदी साहब चंद्रशेखर आजाद इसलिए मैं बोलेंगे ना, पकड़े गए सारे ब्रिटिश म्यूजियम में, अवस्थी जी 1 मिनट के लिए सारे प्रमाण मौजूद है, प्रमाण है कि गद्दारी के सारे प्रमाण मौजूद है। कर्नाटक के 5 बड़े मुद्दे थे, उसमें ईवीएम कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा था उसके अंदर किसानों की तस्वीर, उसके अंदर भ्रष्टाचार। मेरे पास जो आंकड़े हैं 20 राज्यों में रिश्वत लेने में कर्नाटक सबसे ऊपर था। कोई बात हमको चुनावों में नहीं दिखी। कन्नड़ पहचान है, सिद्धारमैया ने एक वोट कार्ड खेला था, एक वहां पे ठीक है, उनका पॉलिटिकल पार्टी है, एजेंडा है, होना चाहिए, हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लिंगायत को लेकर पूरी राजनीति हुई, और जो सबसे अहम मुद्दा है, जैसे कर्नाटक की छवि आपके माइंड में आती है, वो आता है कावेरी जल विवाद। उसको लेकर 900 किसान आज भी उत्तर कर्नाटक में धरने पर बैठे हैं। उसकी चर्चा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं करने की जहमत उठाई क्या ईवीएम उठाई क्या 15 मिनट का समय दिया जाए रफाल डील के ऊपर। खैर ये मामला अलग है, राजनीति से जुड़ा हुआ है। एक आंकड़ा मैं आपके सामने और रख दूं, अच्छा तो नहीं है लेकिन बताना जरूरी है। कुल प्रत्याशी जो बीजेपी के खड़े हुए उसमें से जो दागी हैं 83 हैं, टोटल परसेंटेज 37 है जो अब तक का आंकड़ा हमारे पास है। कांग्रेस के 59 है, उनके भी प्रत्याशियों में से 27 है। इसके बारे में कोई सोच नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर क्वेश्चन है। खैर ये अलग बात है। मैं 1 मिनट के लिए अनिल आनंद जी आपके पास में आ रहा हूं। कर्नाटक का चुनाव अगर हंग असेंबली की तरफ जाए या जा रहा है जो एग्जिट पोल में, इसका मतलब क्या?
देखिए, एक तो हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि हंग असेंबली की तरफ ना जाए, क्योंकि जिन कुरीतियों की आपने अब जिक्र किया, मैं मानता हूं कि 4 इश्यूज बिल्कुल चुनाव में बिल्कुल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उनका जिक्र नहीं किया। उनमें एक करप्शन, उसकी तो धज्जियां उड़ गई जिस तरह से आपने बताया। दूसरा, स्वच्छ राजनीति जिसके दावे किए जाते हैं, वो उनकी धज्जियां उड़ गई। तीसरा, किसान, किसी ने कुछ नहीं कोई कहा कि क्या होगा, इतने किसान क्यों मर रहे हैं, अभी भी मर रहे हैं। और चौथा, नौजवानों की रोजगार। तो इसलिए एक परिप्रेक्ष्य तो ये है। दूसरा परिप्रेक्ष्य अगर हंग असेंबली होगी तो फिर खरीदो फरोख्त होगी, फिर कहीं से पैसे आएंगे, जायज आएंगे, नाजायज आएंगे, तो ये सारी कुरीतियों को और एक एड्रेनलिन मिलेगा, एक इनको और बल मिलेगा। इसलिए यही होना चाहिए कि कम से कम हंग असेंबली ना आए, नहीं आनी चाहिए। सुशील केडिया हैं हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट्स में, उनके पास। केडिया साहब, मैं अभी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अंबिकानंद सहाय जी काफी देर से बैठे हुए, एक सवाल मैं उनसे जरूर पूछना चाहता हूं। सहाय साहब, एक और चीज बताइए, ये ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी के हर चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ही दांव पे लगे होते हैं? वहां का अपना स्टेट कैडर कुछ नहीं होता है। कर्नाटक चुनाव में भी हुआ ये, उससे पहले गुजरात के चुनाव में भी हुआ ये। हर बार प्रधानमंत्री मोदी 2019 तक वही लड़ेंगे क्या? येदियुरप्पा कुछ नहीं थे? ये बेहद अहम सवाल आपने पूछा है, और ये आज की भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को अच्छी तरह समझाता है। कैन यू इमेजिन भारतीय जनता पार्टी विदाउट नरेंद्र मोदी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? मैं तो दोनों को सेपरेट एंटिटी की तरह देखता हूं कि मोदी जी को एक काल्पनिक रूप में ही थोड़ी देर अलग कर दीजिए तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी बैठ जाएगी, और इसके राजनीतिक कारण है। देखिए, पहले की भारतीय जनता पार्टी ठीक है, आइडियोलॉजिकली एक चाल पे चलती थी और पार्टी महत्वपूर्ण होता था व्यक्ति से। आज व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, आप देखिए पिछले 2014 के बाद जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, अमित शाह जी ने एलानिया तौर पे कहा कि विनेबिलिटी फॉर हिम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। हर राज्य में दूसरे दलों के लोगों को ला करके टिकट देना और चुनाव जितवाना। अब सवाल उठता है कि मैं पुराने समय के अगर जनसंघ को देखूं और वाजपेयी जी के बीजेपी को देखूं, आज स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। और एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि बीजेपी वाले दूसरों पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं। जातिवाद पे उतना ही डिपेंडेंट बीजेपी है जितना कोई दल, या मुलायम सिंह यादव का हो या देवेगौड़ा का हो। उत्तर प्रदेश चुनाव कोई विचारधारा की जीत नहीं थी। नॉन जाटव दलित, नॉन यादव बैकवर्ड्स को इकट्ठे कर लिया, क्या वो जातिवाद नहीं था? हर राज्य में कमोबेश यही चीज हुई है, और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा आज बिल्कुल दूसरा है, एंड इट इज ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन 2 इंडिविजुअल्स, नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। ठीक है, मैं एक बार सुशील केडिया साहब के पास जा रहा हूं, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, हमको थोड़ा बाजार के हिसाब से भी समझना होगा, अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी। केडिया साहब, एक चीज तो है, डोमेस्टिक जो भी है, ठीक है, हर राज्य में अपने मुद्दे होते हैं, कईयों को पॉलिटिकल रंग दिया जाता है, कईयों को नहीं दिया जाता, लेकिन जब एक विचारधारा पे किसी देश की छवि बनाई जाती है, तो भारत की छवि क्या है इस समय? वो फॉरेन निवेशक जो भारत की इस समय छवि देखते हैं, वो क्या देखते हैं? एक मजबूत लीडरशिप की छवि है या फिर एक कमजोर होते हुए लीडरशिप की छवि है? देखिए, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है कि आपने ये सवाल आज के भी माहौल में क्यों उठाया है। मैंने इसलिए उठाया सर, तो मैं कहता हूं मैंने इसलिए उठाया क्योंकि 2019 का चुनाव है, और कर्नाटक के चुनाव का अगर एग्जिट पोल को बिल्कुल रूपांतर में कर दूं नंबर्स के फॉर्म में आज, तो यह समझ में नहीं आएगा कि यहां पे कांग्रेस की हार है या बीजेपी की हार है अभी तक। अब नहीं, ये भी बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है इस एग्जिट पोल से। मैं चलिए आपके इस दूसरे कमेंट पर पहले जवाब दूं। पिछले चुनाव में कांग्रेस के पास 122 सीटें थी और बीजेपी के पास सिर्फ 40। आज के किसी भी एग्जिट पोल ने कांग्रेस को पिछली बार की जितनी सीट की कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं दी है। 110 से ज्यादा एग्जिट पोल में किसी ने कांग्रेस को एक में आया है, और बीजेपी की कम से कम 40 से 45 सीटों की बढ़त है। तो 2013 की तुलना में 2018 के परफॉर्मेंस में बीजेपी की कम से कम डबल सीटें आने की बात है। तो अगर हम इसी से अगर आपके पहले सवाल के जवाब पर चले
क्या नरेंद्र मोदी की, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की छवि वैश्विक बाजारों में या निवेशकों के बीच में मजबूत होती नजर आ रही है या कमजोर होती नजर आ रही है? 40 से अगर कम से कम 80 या 90 सीटें अगर कर्नाटक में आती हैं तो मजबूती ही उसमें नजर आती है। बहुत सीधा गणित है। और अगर हम इसी सवाल को थोड़े और वृहत रूप में देखें तो जो आज अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर भारत के प्रतिनिधित्व का, भारत के प्रभुत्व का जो स्तर हम देख रहे हैं वो शायद सैकड़ों हजारों साल में हमें नहीं देखने को मिला है। तो उसमें एक, अगर ये तो खैर 40 की 80 और 90 या 100 सीटों की बात हो रही है बीजेपी के लिए, पर कल को मान लीजिए कि कर्नाटक में बीजेपी की 100 सीटें होती, 80 आने की भी बात होती, तो इतने बड़े वृहद मंच पर एक छोटी खरांच से कोई, जिस प्रकार की पैठ मोदी जी की छवि ने पूरे विश्व के रंगमंच पर बनाई है, तो एक स्टेट के इलेक्शन से ये ऐसे भी कोई संभव नहीं था। और यहां तो खैर 40 की 90 और 100 सीटों की बात हो रही है। ठीक है, खैर इस पे मैं अभी आपसे आपका वापस आके लौटूंगा। एक सवाल मेरे पास और भी है, लेकिन मुफ्ती साहब इस बीच मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। मुफ्ती साहब, आई होप आपको आवाज आ रही होगी। आपको अच्छा लग रहा है या फिर बुरा लग रहा है सर? 40 सीटें एग्जिट पोल के जरिए आपको मिल रही हैं। पहले आप जवाब दीजिए, बाद में और क्वेश्चन भी है मेरे पास। नहीं, देखिए मुझे बुरा नहीं लग रहा। नहीं, मुझे बुरा नहीं लग रहा। मुझे मालूम है कि जेडीएस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि कावेरी का इतना बड़ा मुद्दा था, प्रधानमंत्री चाहते तो हल करते थे, सिद्धारामैया ये दोनों मिलकर के हल नहीं किए। इलेक्शन में देवी गौड़ा जी और जेडीएस ने मुद्दा उठाया कावेरी का, काफी का एग्रीकल्चर वहां खराब हो गया, धान का फसल बर्बाद हो गया, किसान वहां सुसाइड कर रहे हैं। मैं कहता हूं, आपको एक बात याद दिलाना चाह रहा हूं, 2013 में मोदी जी ने एक भाषण दिया था कि कहीं समस्या नहीं है, समस्या दिल्ली में बैठी हुई सरकार के पास है। तो आप 4 साल से सरकार चला रहे हैं, आपने कर्नाटक के किसानों का मसला क्यों हल नहीं किया? आपने कावेरी का मसला हल क्यों नहीं किया? धर्म के नाम पर रहे हैं, कांग्रेस से दोनों का पूरा कैंपेन आप देखिए, जितनी रैलियां थी सिर्फ आरोप लगाए। कर्नाटक के अवाम का मुद्दा क्या था? गरीबी था, महंगाई था, नौजवानों को रोजगार था। क्या दोनों पार्टियों ने ये मुद्दा टच किया? मुद्दा सिर्फ टच किया तो जेडीएस ने टच किया। 20 महीने की सरकार देखिए कुमारस्वामी की कितनी अच्छी थी। 11 महीने की सरकार देवेगौड़ा की थी, जिसमें हुबली ईदगाह से लेकर कश्मीर का मसला भी उस वक्त सबसे अच्छा था, अमन था, शांति था। एक बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। ये कर्नाटक का इतिहास रहा है कि जिसकी सेंट्रल में सरकार है उसकी स्टेट में सरकार नहीं बनती है। कर्नाटक में आप इतिहास को दोहराइए कि बीजेपी की सरकार वहां बनने वाली नहीं और जेडीएस की सरकार बनने वाली है। ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, ये इतिहास का है। 40 साल तक कभी ऐसा होता रहा है कि जो सेंटर में सरकार रही वो राज्य में नहीं थी, जो राज्य की सरकार थी वो कभी सेंटर में नहीं थी। 2013 में ऐसा हुआ कि जब दोनों तरफ कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में भी और तब सेंटर में भी थे। खैर 2014 की बात तस्वीर अलग है। लेकिन एक और चीज मुफ्ती साहब मैं आपसे कंफर्म करवाना चाहता था, ये आप कह रहे हैं आप सत्ता में आ जाएंगे, ये आपका अपना निजी बयान है या आपकी पार्टी का भी बयान है? मुफ्ती साहब, बिल्कुल पार्टी का बयान है, पार्टी का बयान में आएंगे। आपकी पार्टी के हम सर किंग मेकर नहीं, हम किंग बन करके आएंगे। नहीं सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सर जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है ना, आप बुरा मत मानिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा, बुरा बिल्कुल मानने की बात नहीं है। जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है तब सारे ही पत्रकार आपसे सिर्फ यही सवाल पूछते रहे हैं कि सर आपकी कितनी सीट आ जाएंगी, या किंग मेकर बन गए तो आप किसको सपोर्ट करेंगे। ना ही सवाल पूछा गया, ना ही उस तरफ से कभी बताया गया कि हम सत्ता की तरफ में भी है, या आप पहली बार कह रहे हैं कि हम सत्ता की तरफ में भी है। इसलिए मैं पूछ रहा था आपका निजी बयान है कि आपकी पार्टी का बयान है? सर देखिए सुनिए, पहले पार्टी ने कह दिया कि हमारी सरकार बनेगी, बहुमत हमको आएगी, तो हम सपोर्ट करने का क्या सवाल। कुमारस्वामी ने खुद कहा कि हम किंग मेकर नहीं, किंग बन करके आएंगे। और बार बार आपका प्रश्न हो रहा है कि जेडीएस किसको सपोर्ट करेगी। अरे भाई, पूर्ण बहुमत से जब हम आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो हमको सपोर्ट करने का क्या मतलब है। अच्छी बात है, अच्छा कॉन्फिडेंस आपका देखकर हमको अच्छा लग रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। आपको अधिकार है बिल्कुल। और अरे 15 तारीख का इंतजार करिए ना। ये दो बड़ी पार्टियों को 3 दिन तक खुश रहने दीजिए। 3 दिन तक ये दो बड़ी पार्टियां खुश रहेंगी। 15 तारीख के दिन जब रिजल्ट आएगा तो जेडीएस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और सरकार बनाने
जा रही है। अब बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये आपस में क्या बोलते हैं इसका हमसे कुछ लेना देना नहीं है। शास्त्री साहब, फिर तो आपके लिए मुश्किल होने वाली। आप तो कह रहे थे जेडीएस हमारे साथ में आ जाएगा अगर हमको कहीं भी सीटें जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा लग रहा है कि आपको साथ में जाना पड़ेगा उनके। बात ये है, जो 5 साल की जो सरकार चली थी कर्नाटका के, हाँ, वो पूरी बहुमत से चली थी। और जिस तरीके से ये आकलन किया जा रहा है, जो सपना देख रहे हैं बीजेपी की मेरी साथी, जो आज परसेंटेज ऑफ पोलिंग से ये बहुत, मैं बिल्कुल निश्चित हो गया था, ऐसा कोई एंटी इनकम्बेंसी था ही नहीं। हाँ। और जिस तरीके से जो प्रभाव इनको दिखाना चाहिए जिनकी, क्योंकि येदियुरप्पा जी इनकी तरफ से कुछ ऐसा कुछ मुद्दा ही नहीं था, जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहने से पहले ये कह चुके थे मैं ही चीफ मिनिस्टर हूं। हाँ। लेकिन बात ये थी, दोनों प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह साहब दोनों येदियुरप्पा के साथ, अरे सुन लीजिए ना, आप इतना आवाज मत करिए, सर सुन तो लीजिए। आप अपनी बात तो कह दिया है, अब थोड़ा रुक तो जाइए, 15 तारीख तक इंतजार करते हैं। हाँ बोलिए, बात तो सुन लीजिए। दोनों अमित शाह साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब दोनों गए थे, जैसा ना इन्होंने उल्लेख किया था। हर बार जो 20 स्टेट की जो राष्ट्र की चुनाव हुई थी, उस चुनाव में जो मोदी साहब और अमित शाह साहब की तो बहुत ज्यादा जो प्रहार चल रही थी, ऐसा लगता है इस देश की, हिंदुस्तान का जो देश का गवर्नेंस है वो बट्टा बैठ गया। आर्थिक नीतियां खत्म हो गए, विदेश नीति भी शर्मा गई, कोई हर चीज के अंदर ये फेल हो। और मैं ये हंस रहे हैं इनको, मैं इनसे ये सवाल पूछूं तो ये चौंक जाएंगे। सर ये बताइए, इनकम रिफॉर्म्स और रेवेन्यू रिफॉर्म्स में अंतर क्या थी? आपने डिमोनेटाइजेशन किस अंतर्गत रेवेन्यू रिफॉर्म करके किया था, इनकम रिफॉर्म करके किया था? आज कोई भी बिंदु उठाए, आज 4 साल की आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तो देना ही पड़ेगा। जनता की जनार्दन को आपकी प्रोग्रेस कार्ड तो देना ही पड़ेगा। देंगे ना, आप 75 पैसे जो आप खा रहे हैं, आप अपना मूल बिंदु को बनाइए, तो 4 साल के अंदर आप अपने आप 4 साल के मुद्दा दे दिया। 2 रुपए का किसानों को चेक किया करते थे, याद है? जनता ने किसानों को चेक करते थे, जनता ने नकार दिया। फालतू चला गया, कर्नाटका की जनता ने नकार दिया, किसान को फालतू सच्चाई थी। आपको ये नहीं पता था इनकम क्या होता है, रेवेन्यू इस देश का इनकम क्या होता है, रेवेन्यू आपको नहीं पता है। ये बात सच नहीं, ये बात बिल्कुल सच नहीं। आपको इनकम क्या है, रेवेन्यू क्या है, आपने रेवेन्यू समझ के इनकम डिसीजन ले लिया था, और डिमोनेटाइजेशन था और जीएसटी था। अब जब आप गैस निकालिए तो मैं शुरू करूंगा। पहले अपनी गैस निकालिए, अब अपनी गैस निकालिए। अरे गैस क्या निकालिए, जो बात कहना चाह रहे हैं वो आपके सामने मुद्दा है। कर्नाटका, आपके प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जी, अरे आपकी राष्ट्र का नेता कौन है, आपकी स्टेट का नेता कौन है कर्नाटका में? येदियुरप्पा को डिक्लेयर कर दिया। येदियुरप्पा जी 17 तारीख को मैं कहता है मैं खुद ही स्वेयरिंग सेरेमनी है। ये तो विडंबना है, पूरा हिंदुस्तान में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई हुआ ही नहीं। शास्त्री जी, अब जेटली जी आप बोलिए, उसका जेटली साहब के पास आना और मैं इनकी तरह गैस भर के नहीं बोलूंगा, शांति से बात करना। अरे गैस का भाई, जो सच्चाई गैस दिखती है, अरे सच्चाई थोड़ी, अरे आपकी वजह से आज आपकी प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब इसी जोश से बोलते थे, इसी जोश से सुना देते थे। कहाँ गए? कैमरा टूट जाएगा, कैमरा टूट जाएगा, कैमरा टूटने की बात आ गई। अब कब उठा कब उठा के फेंकी कैमरे? क्या बात कर रहे हैं? मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ, देखिए किसानों की भी बात करी इन्होंने, मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूँ, ये 2 रुपए का चेक किसान को देते थे, और किसान जब विरोध करता था कि क्या मेरे साथ बेइज्जती की जा रही है मेरी, तो इनके मुख्यमंत्री कहा करते थे, अरे भाई गलती से 35 पैसे फालतू आ गए हैं आपके पास। ये प्रथा किसने चेंज करी? भारतीय जनता पार्टी ने। हमने कहा सुनिए, आप अभी ऐसी चीजें गिन रहे हो। अरे सामने नतीजे, सामने रास्ते में रिजल्ट कैमरा नहीं देख रहा हूँ, रिजल्ट की तरफ देख रहा हूँ। आपकी एग्रीगेटिव फैक्ट, आपकी सरकार का एग्रीगेटिव फैक्ट को देखो, एग्रीगेटिव फैक्ट, वो एग्रीगेटिव फैक्ट सुना रहा हूँ मैं। आज वो सच्चाई है, विडंबना के साथ खड़ी होकर आपके साथ देख रहे हैं। शास्त्री जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ वापस, जेटली साहब आपके पास भी आ रहा हूँ मैं, 1 मिनट आ रहा हूँ जैदी साहब, लेकिन एक चीज, छोटा सा जवाब अपनी बात रखिए। चलिए ये मुद्दों की बात करते हैं, मैं भी शोर मचाऊंगा तो किसी आप अपनी बात, जो बात शास्त्री हिंदुस्तान कहना चाहती है,
इसी बात को हम शोर मचा रहे हैं। जो बात देख के हमें शोर नहीं मचा रहा है, हम पूरे हिंदुस्तान की हिंदुस्तानवासी को एक तरफ से बात बोल रहे हैं, वही तो दिख रहा है। अभी तक समझ लिया आपने बोला क्या शास्त्री, जितना मैं समझ पाया। जल्दी से बोलिए सर। मैं जल्दी बोलना चाहता हूँ, किसानों के मुद्दे पर बात करी जा रही है, बिजली पर बात करी जा रही है, फॉरेन पॉलिसीज के ऊपर बात करी जा रही है। मैं बिजली पे कहता हूँ, देखिए 75 पैसे जो घोटाले में खा जाते थे वही बचा के हमने हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाई, आप नहीं पहुंचा पाए थे। किसानों को कम से कम 500 रुपए का चेक हम देते हैं, उससे पहले 35 पैसे देकर उनके ऊपर एहसान जताते थे। मैंने इन्होंने बात रखी फार्मर सुसाइड के ऊपर, ये आंकड़ा थोड़ा चेक करके आते तो मुझे लगता है इतना जोर से बोलने की जरूरत ना पड़ती इन्हें। हर शासन, हर भारतीय जनता शासित प्रदेशों के अंदर महाराष्ट्र का बताया पूरा फार्मर, जितने फार्मर्स हैं पूरे सड़कों पर चल रहे थे। क्या आपके मुझे लगता है आपने अपनी बात रखी है। एक चीज क्या चीज नहीं बोलना, हकीकत सच्चाई देख करके आपकी मैं आपको तारीफ करता हूँ, फिर भी आप बोल रहे हो। अरे मैं आपको तारीफ करता हूँ, फिर भी फरमा रहा हूँ। आपको तारीफ करता हूँ, देख नहीं पा रहा। एक मिनट, एक चीज कब मारिए एक बार, मैं केवल इतना बोलना चाहता हूँ महाराष्ट्र, आपने बात अपनी रख दी है। नहीं बोला महाराष्ट्र के ऊपर, केवल ये बोलना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में कैग की रिपोर्ट आई, जो किसानों को मुआवजा दिया जाता था वो कांग्रेसी घोटालों के रूप में खा जाते थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, कैग की रिपोर्ट आई। अब हमने जो व्यवस्था वहां बनाई कि जो किसान के अधिकार बनते हैं वो पारदर्शी तरीके से, ऑनलाइन तरीके से किसानों को दिए जाएंगे। मैंने दो ही तो बातें कही, 3 बातें। एक, किसान को 2 रुपए का चेक, दूसरा बिजली का पैसा जो 75 पैसे खा जाया करते, तो तीसरा मुआवजा। एक भारतीय जनता पार्टी शासित आपकी बात होगी 2000 करोड़ रुपए का मुआवजा मात्र 3 महीने के अंदर बांटा। चैलेंज करता हूं कांग्रेस की सारी सरकारें मिला लें, सीपी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे बताएं कितना मुआवजा बांटा। ठीक है सीपी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी का कर्नाटक चुनाव, सीपी सिंह शायद इस बीच हमारे साथ नहीं है, जदी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी की जितनी भी डिबेट है, जितना भी सब कुछ पॉलिटिकल एरिना में होता है, ये बेरोजगारी का मुद्दा कभी मुद्दा नहीं बनेगा, ये महिला सुरक्षा का भी मुद्दा नहीं बनेगा। क्या भारत के अंदर अर्थव्यवस्था को और कैसी गति से कम चाइना को देख कर गति से बनाया जाए, ये मुद्दा नहीं बनेगा। क्या मुद्दा सिर्फ 15 मिनट बोलने का समय, क्या मुद्दा लिंगायत, क्या मुद्दा राम मंदिर का सर्किट, क्या मुद्दा ईवीएम, ये हल्के मुद्दे ही रहेंगे? जैदी साहब आपको बोलना है। जिस दिन ये मुद्दे बनने लगे उस दिन नेताओं को आईना दिखाने वाले मिल जाएंगे। मसला ये है कि हमने, आप अपनी पुरानी डिबेट निकाल के देखिए, पिछले 2 दिन 4 दिन 5 दिन की, हमने किसान के ऊपर हमेशा बोला। कावेरी जल विवाद पे हमने बोला, कावेरी आंदोलनकारी जो कर्नाटक में बैठा है, तीनों पार्टियों में से कोई उसके पास नहीं गया मिलने के लिए कि साहब हम आपकी समस्या का हल करेंगे, आप हमें समर्थन दे दीजिए। हम ये समझ नहीं बोला। कावेरी का पानी रोक किसने रखा है, किन राज्यों में रुका हुआ है? अगर मुद्दा बनता तो जवाब देना बीजेपी को पड़ जाता था। बीजेपी शासित राज्यों ने ही कावेरी का पानी रोक रखा है। उत्तर प्रदेश के, अभी एक किसानों के ऊपर बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र। अगर आपने बात करनी है तो ईमानदारी से करिए। ईमानदारी से कांग्रेस ने पानी रोका हुआ हरियाणा का, बोलिए ना, सुन लीजिए। नहीं, ईमानदारी से बात करिए ना, आप ईमानदारी से बात करिए ना। आप पंजाब ने कांग्रेस ने, आप ईमानदारी से बात करिए ना। बात करनी है तो ऐसी करिए। आपने देखिए टोकरी में बैठ के राजनीति कीजिए। एक मिनट बात पूरी करने दीजिए आप प्लीज। जैसे साहब अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए सर। किसानों की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र का किसान जब आंदोलन करता है उसे शहरी माओवादी। आप बोलिए, इन्होंने पैसा खाया किसानों का जो मुआवजा मिलना चाहिए था, बोलिए ना। कांग्रेस ने पैसा खाया, बोलिए तो सही। आके बात करता है जैदी साहब बताइए तो सही। जाने के लिए कभी तो ईमानदारी से बोल लीजिए, कभी तो एक मिनट ईमानदारी से बोलता हूं, ईमानदारी से बोलता हूं। आप कह रहे हैं, कहना चाहिए पूरे देश का विद्युतीकरण हो गया। मैं ईमानदारी से एक बात कहता हूं, आप सिर्फ सरकार के जो प्राथमिक स्कूल हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, अगर उनमें 90% के अंदर आपने वो पहुंचा दिया हो, 10% के अंदर भी आप बिजली कनेक्शन हो, पंखा चल रहा हो, मैं कल से डिबेट पे आना बंद कर। तो फिर शायद नहीं आना पड़ेगा आपको कल से। आपने नहीं आंकड़ा रखा है, आप उत्तर प्रदेश चाहेंगे आप आए, हम चाहेंगे इस हकीकत को जानने के बाद भी आए कि हर जगह बिजली पहुंच गई है। अवस्थी जी कुछ मैं आपके पास आ रहा हूं, आप क्योंकि आरएसएस के थिंकर हैं, पूरे देश का विद्युतीकरण हो जाता। ठीक है, मेरे को लगता है आपने अपनी बात रखी है। मैं लेकिन एक और चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या आने वाले चुनाव कर्नाटक के बाद भी पाकिस्तान हमारे देश में मुद्दा रहेगा? बेरोजगारी देश का मुद्दा नहीं रहने वाला, ऐसा होगा? नहीं, आपके लिए
आपको लगता है कि पाकिस्तान कोई मुद्दा नहीं है भारत के लिए, तो मैं आपकी नहीं, पाकिस्तान मुद्दा है, आपकी समझ पर पाकिस्तान मुद्दा है सर। नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं इलेक्शन में, सुन लीजिए अब आप, मुझे आपने बोला पाकिस्तान मुद्दा है और क्यों रहेगा। गुजरात के इलेक्शन में आईएसआई का किसका जवाब देंगे? गुजरात के क्वेश्चन ही पूरा नहीं किया सर, जवाब किस चीज का देंगे? मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा? मैंने सर क्वेश्चन ही पूरा नहीं किया, जवाब किस चीज का देंगे? विद्युतीकरण हो गया। मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा, मैं सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ पाकिस्तान का नाम सुन के ऐसा आंसर नहीं आना चाहिए सर। अवस्थी जी, आपने कहा मेरा सर आपने क्वेश्चन सुना नहीं, आपने दूसरी बात पे आ गए। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हाँ बोलिए, क्या पाकिस्तान सनसनीखेज मुद्दा हमेशा से चुनावी सभाओं में होता है? कौन इसका ढंग से इस्तेमाल करता हुआ एक अलग मुद्दा है। क्या बेरोजगारी सनसनीखेज मुद्दा बनेगा? पाकिस्तान से जरा वेटेज ले लेगा? मैं तो सर एक आम आदमी हूं ना, मेरे लिए पाकिस्तान सनसनीखेज मुद्दा है, हमेशा रहेगा। आप और हम नहीं रहेंगे तब भी शायद रहता रहेगा, लेकिन बेरोजगारी आप और हमको सर रोज मारती है। अब सुन लीजिए, अब आप बोलिए सर। अब सुन लीजिए, जो 166 लोग मुंबई में मारे गए थे ना, उनके परिवार वालों से पूछिए कि पाकिस्तान आपके लिए कभी मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा, कितनी पुश्तों तक रहेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो पाकिस्तान जिस तरीके से भारतवर्ष की आंतरिक राजनीति में इंटरेस्ट ले रहा है, गुजरात के इलेक्शन में आईएसआई का हेड ये ट्वीट करते हैं कि आई होप कि गुजरात कांग्रेस विल विन गुजरात, इवन कर्नाटक के इलेक्शन में। अब अगली बात सुनिए, आप जब बेरोजगारी की बात करते हैं ना, आप उसके आंकड़े देखिए, आप सिर्फ उसमें मत जाइए। अगर 31 लाख लोग सिर्फ 4 महीने के अंदर पीएफ में रजिस्टर्ड होते हैं, 1 सेकंड, जस्ट ए मिनट, अब बोलने दीजिए मुझे। अगर पीएफ में रजिस्टर्ड होते हैं तो वो क्या फेक है क्या? और सुनिए, पहले रोजगार मिलता था नेताओं की वजह से बहुत सारे, तो नेताओं को लगता था कि रोजगार हम दिला रहे हैं। अभी बिना इंटरव्यू के रोजगार मिल रहा है, नौकरियां मिल रही हैं। नौकरियों में जो भी रोजगार में सुधार होना चाहिए वो भी होना चाहिए। और आप अगर ऐसी तस्वीर पेश करते हैं कि रोजगार अचानक मुद्दा बना है, सिर्फ 4 साल में मुद्दा बना है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। ये लंबी नीतियां जो भारतवर्ष की थी, जिसमें लगातार बेरोजगारी मल्टीप्लाई होती गई, रोजगार परक नीतियां नहीं बनी, ये उसका एक उसका पाइलअप हुआ है उसका शास्त्री आप बोलिए। मैं इनसे 2 चीजें, आपने दोनों ने जो चीजों की उल्लेख किया तो उसका जवाब दो जरा। एक तो पीएफ का और रोजगार का। जहां तक जो आंकड़े जो बताया गया पीएफ का, उसमें ऐसा सिचुएशन थी आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, बहुत संस्था ऐसा था जो कैश के ऊपर अपनी एम्प्लॉइज को सैलरी दिया जाती थी, उनके ऊपर ऐसा कोई व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनी थी, उनको बैंक के अकाउंट्स के थ्रू करना पड़ा। तो इन मेंबर्स को, वो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे, पीएफ मेंबर्स सुन लीजिए, उनको मेंबर बना, पीएफ कैश नहीं हो सकता। पीएफ कैश की बात नहीं कर रहे हैं, जो पीएफ कैश नहीं हो सकता। पूरा सुन लीजिए। और अगर कोई अपने एम्प्लॉय का पीएफ नहीं काटता था तो यह गैर कानूनी था। गैर कानूनी था, पूरा चल रहा है। लेकिन दोनों चीजें मान लें, सुन लीजिए, अगर अपने एम्प्लॉय का पीएफ नहीं काटते थे, अपनी जेब में रखते थे, तो गैर कानूनी था। मैं जो कहना चाहता हूँ, जैसा है ना, पूरा सवाल सुनकर इनका आदत पड़ गए, सवाल नहीं सुनते और जवाब भी नहीं सुनते। बोलिए, आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ, उनकी इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज्यादा, बल्कि एम्प्लॉयज तो है, वो बहुत ज्यादा लोग ये पीएफ में रजिस्टर्ड हुए थे, क्योंकि उनके पास संस्थाएं को वैकल्पिक नहीं था। और जहां तक दूसरी मुद्दे, आपको ये जानकारी नहीं है? मैं बिल्कुल जानकारी है। आप बोलने के लिए मत बोलिए, सुनिए भी सही। आप गलत बोल रहे हैं, सुनिए। मैं केवल ये कह रहा हूं, आप गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। चैनल पर झूठ मत बोलिए। मैं कह रहा हूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। एक मिनट अपनी बात, मैं कह रहा हूं एक मिनट, ये मंच है, सुनिए, ये मंच है, आराम से एक मिनट जेटली जी, मैं सबसे एक बार रिक्वेस्ट कर दूं, अपनी बात आप आराम से रखेंगे ना, वो ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। उससे क्या होता है, अगर आप शोर शराबे में निकल जाएंगे ना, आप अपनी बात रख पाएंगे ना कोई समझ पाएगा सामने वाला, इसलिए अपनी बात रखने का बिल्कुल एक मंच बनाएगा। जेटली, एक मिनट शास्त्री जी, जेटली जी बात रखिए। हम जोर से बोलते हैं तो कई बार गलत निकल जाता है मुंह से। बोलिए। मैं केवल ये कह रहा हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने जो डेटा सामने रखा, उस डेटा के अंदर बिल्कुल साफ तौर पर बताया कि कितनी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। इन्होंने कहा कि जो लोग नियमित सेक्टर के अंदर नहीं थे, अनियमित सेक्टर के अंदर थे, वो नियमित सेक्टर के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। इन्होंने कहा ईएसआई और पीएफ, जब हम ईएसआई और पीएफ की बात करते हैं तो आप ये बताइए कि कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है आज की डेट में? सरकार कर रही है। सरकार, सुनिए मेरी बात को, सुनिए, गलत बात मत करिए ना, सुनिए। सरकार कर रही है नए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कि जिन लोगों को अनियमित सेक्टर के अंदर रखा जाता था, जिनके साथ कोई हादसा हो जाता था, उन्हें कोई देखने वाला नहीं होता था, कांग्रेस क्या वो व्यवस्था वापस चाहती है? मैं केवल ये कहना चाहता हूं, पहली बार में प्राइमरीली जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनकी कंट्रीब्यूशन सरकार
प्रचार कर रही है। और ये हमारा डेटा नहीं है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का डेटा है, जिसने बार बार कहा कि कितनी जॉब्स, उनको डाटा कहां से मिली है? ठीक, क्या वो अपने आप पैदा करके दे? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कितनी जॉब क्रिएट हुई है, ये इसके बारे में। दूसरी बात स्किल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये मजाक उड़ाते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो मजाक उड़ाते हैं। बायो ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लीजिए, केमिकल सेक्टर ले लीजिए, चाहे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, मैं ओपन चैलेंज करता हूं आपको, 500% का उछाल आया है मेक इन इंडिया के तहत। और वो किसके तहत आया है? जिसकी बात आपने जो प्रश्न उठाया था कि आपकी विदेश नीति क्या करती है, मैं ये बताना चाहता हूं, जर्मनी की बात हो, जापान ने पहली बार, जिसने पूरे एशिया को खड़ा किया, पहली बार उसने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा के कहा वो टेक्नोलॉजी मैं भारत को दूंगा जिस टेक्नोलॉजी की वजह से मलेशिया, चाइना, ताइवान ये लोग आज सर्वाइव करते हैं। ये किसकी नीति का परिणाम है? ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति का परिणाम है। मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, हर देश ने अपने आप में ये महसूस किया कि वो देश जो भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, आज ईमानदारी से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी दुनिया में रेटिंग बढ़ा रहा है। मेरे पास दो और एनालिस्ट ऐसे हैं जो अर्थव्यवस्था पर शास्त्री, आपके पास मैं बोल रहा हूँ, आपके साथ आ रहा हूँ, आपको वैसे भी मौका अच्छा मिला है, आपके पास वापस आ रहा हूँ। संजय सिन्हा हैं और सुशील केडिया मेरे साथ हैं। पहले सुशील जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, जितनी अभी तक चर्चा हो रही है अर्थव्यवस्था को लेकर, या जो अर्थव्यवस्था का पैटर्न आज है इस देश के अंदर, और जो गति के लिए बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, आप इससे खुश हैं कि संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? जो पहले होता था उसके अनुपात में तो आज जो कुछ हो रहा है वो काफी एक बहुत बड़ा सुधार है। ये एक सच्चाई है। बाकी संतोष की परिभाषा ऐसी है कि 1000 ख्वाहिशें ऐसी और हर ख्वाहिश पे मेरा दम निकले। तो करने के लिए यहाँ बहुत कुछ अवसर है, और उस अवसर को पकड़ सकने के लिए जिस प्रकार की एक रिस्क टेकिंग मेंटालिटी की जरूरत है, जिस प्रकार के एक साइकोलॉजिकल मेकअप की जरूरत है, वो शायद आज देश के नेतृत्व में है। और इसीलिए हमारी आकांक्षा और हमारे एक्सपेक्टेशंस आज के 5 साल से भी ज्यादा है। 5 साल पहले जो देश के प्रति, देश की लीडरशिप से जो एक्सपेक्टेशंस थे, आज शायद उनसे एक्सपेक्टेशंस मार्केट्स को, इंस्टीट्यूशंस को कई गुना ज्यादा है, और परफॉर्मेंस पहले से शायद 2 गुना या 3 गुना ज्यादा है। तो शायद इस तरीके से मैं अपनी बात को आपको एक संक्षेप में कह पाता हूं। ठीक है, बेहतर तरीके से अपनी बात रखिए। संजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं, ये आखिरी सवाल होगा आपसे। मेरे को आपसे सिर्फ ये समझना है बाजार के हिसाब से भी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये आप समझ पाएं, क्योंकि बाजार काफ़ी सारी चीज़ों को पहले से ही समझने लगता है, डिस्काउंट भी करने लगता है। अभी आप मेरे को बताएंगे कि 2019 की तरफ हम जब जा रहे हैं, सिर्फ कर्नाटक का चुनाव नहीं बल्कि 8 राज्यों के चुनाव भी और भी हैं, तो मार्केट का रिएक्शन या पॉलिटिकल सिनेरियो के रिएक्शन कितना फर्क डालेगा सरकार के आर्थिक नीतियों पर भी और बाजार पर भी? तो देखिए, अभी से लेके जनरल इलेक्शंस के बीच में अगर समय पर हो तो 1 साल का समय है, जो कि बाजार के लिए एक बहुत ही लंबा समय है, क्योंकि इन 12 महीनों में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं जिसमें बाजार का डायरेक्शन निर्धारित हो सकता है। लेकिन आज के कंटेक्स्ट में जो एक बहुत बड़ा चीज हो रहा है वो ये कि 3 साल के बाद कॉर्पोरेट परफॉर्मेंसेस जो हैं वो डबल डिजिट में ग्रो कर रही हैं, और इस बात की अपेक्षा मार्केट पिछले 3 सालों से कर रहा था, और हर बार कुछ ना कुछ इसमें अड़चन आ रही थी। तो मेरे ख्याल से ये जो ट्रेंड बना है वो 12 महीनों के लिए मेरे ख्याल से बाजार को एक बहुत बड़ा सहारा देगा। रही बात कि जो आगे इवेंट्स हैं पॉलिटिकल, उसका बाजार पर असर पड़ेगा कि नहीं, जरूर पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब तक पिछले जितने सारे स्टेट इलेक्शंस हुए उनका शॉर्ट टर्म पे बाजार पर असर पड़ा, और मेरे ख्याल से कर्नाटका से ज्यादा महत्वपूर्ण इलेक्शंस हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के, जहां पर की बीजेपी की सरकार है, और वो चूंकि जनरल इलेक्शंस के बहुत नजदीक होगा तो इसलिए उसको लेके बाजार में हलचल होना बहुत ही संभावित है। लेकिन ये जो 6 से 9 महीने का पीरियड है, उसमें अगर अच्छी मानसून आ गई और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर में, वो अगर मेंटेन हो गया तो बाजार इस लेवल से ज्यादा ऊपर के लेवल पर भी हो सकता है। और वहां से अगर मान लीजिए कि कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट स्टेट इलेक्शन में अगर आते हैं तो बाजार में गिरावट तो आएगी जरूर, लेकिन हम हो सकता है कि आज के लेवल से भी ऊपर रहेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजय जी, साथ ही राजीव जेटली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। शास्त्री जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया, काफ़ी अच्छा एनालिसिस आपसे हुआ। इसके अलावा अनिल आनंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया। सीपी सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप समय दिया, आपने समझाया हमको इस पॉलिटिकल एनालिसिस का पूरा मामला।
तो अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और मेहमान मेरे साथ बने रहेंगे, कुछ और मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। ये चर्चा कर्नाटक का किंग कौन, ये तो जारी रहने वाला है। एग्जिट पोल आपके सामने भी वापस लेके आने वाले हैं हम।